चलो फटाफट चैप्टर का नाम बताओ क्या है। वो क्या? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। देश आजाद हुआ और हमने डिसाइड किया कि जो ये डिस्प्यूट होते हैं ना, क्यों क्यों वाले, है ना, उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सारे रेजोल्यूशन, है ना, कैसे रिजॉल्व होगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये सब पढ़ेंगे। नव्या बेटा, ओ नव्या बेटा, आओ। ये नव्या ना हमारी। चलो, तो ये एक्ट कब बना? 1947। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यही एक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है चलो। हाँ हाँ, सब सुनाई दे रहा है, सब सुन रही हूँ मैं तुम लोग की बातें। ध्यान दो उधर, क्या लिखा है, क्यों बनाया ये? इन्वेस्टिगेशन और क्या, सेटलमेंट। जितने भी डिस्प्यूट है, सबसे पहले जो डिस्प्यूट है उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन डिस्प्यूट को सेटल करना है। इस एक्ट का ये काम है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस एक्ट को क्यों बनाया? इस एक्ट को इसलिए बनाया ताकि हम इन्वेस्टिगेट करके पता लगा सके कि क्या डिस्प्यूट है, और सबका आपस में क्या करवा सके, सेटलमेंट। यहाँ पे किन लोगों के बीच के डिस्प्यूट की बात हो रही है? मेजरली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। लेकिन बस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डिस्प्यूट नहीं, सारे के सारे डिस्प्यूट हो सकता है। एम्प्लॉय एम्प्लॉय में डिस्प्यूट हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर में, तो सारे डिस्प्यूट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। डन, चलो। अब इससे पहले ना दूसरे एक्ट हुआ करते थे, ठीक है। एक हुआ करता था 1860, तो अंग्रेजों के जमाने का। फिर उसको चेंज कर ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया 1929। फिर उसको फाइनली चेंज कर अभी जो ये आया, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले। तो ये इसकी हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री में उन्होंने अलग अलग एक्ट बताए, लेकिन हाँ, ये एक्ट फुल एंड फाइनल अभी है। आगे चलकर जैसे सरकमस्टांसेस होंगे, तो यस, सिचुएशन के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती है। डन, चलो। अब स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। एक्ट का ऑब्जेक्ट और सिग्निफिकेंस, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो दो बातें हमें समझ में आ गई जनरल, ठीक है। पहला क्या, इन्वेस्टिगेट करना और सेटलमेंट करवाना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। लेकिन यहां पर एक केस हुआ था, इस केस से कंक्लूजन निकाला गया कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि भैया इस एक्ट को लाने के पीछे हमारा पर्पस क्या है। तो ये पूरा का पूरा जो ये केस है, इसमें ऑब्जेक्ट आपको बताया गया। चलो, सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या, प्रमोट करना चाहते हैं हम कि भाई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या होना चाहिए, गुड रिलेशन होने चाहिए। तो इनके रिलेशन को, अच्छे रिलेशन को प्रमोट करने के लिए एक्ट आया। चलो, ऊपर पढ़ चुके थे, इन्वेस्टिगेशन और सेटलमेंट करने के लिए आया। तीसरा पॉइंट, क्या प्रिवेंट करना चाहते हैं, इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट। स्ट्राइक समझते हैं? बताओ स्ट्राइक क्या होता है? हड़ताल करना। ये हड़ताल कौन करता है? वर्कर्स, एम्प्लॉय कर रहे हैं। लॉकआउट मतलब क्या, बंद कर देना, है ना, ताला मार देना। लेकिन ये कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। वापस, एक हथियार किसका है? एम्प्लॉय का। दूसरा हथियार किसको मिला है? एम्प्लॉयर। दोनों के अपने अपने तरीके, अपने बात मनवाने के। वर्कर्स बोल रहे भैया हमें हमारे वेजेस, सैलरी बढ़ाओ, तो भैया हम स्ट्राइक करेंगे, हम हड़ताल करेंगे। ऐसे ही एम्प्लॉयर भी है, वो बोल रहे भैया मेरी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, तो भैया मैं फैक्ट्री में ताला मार रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने तरीके, दोनों के अपने डिस्प्यूट्स डिटेल में पढ़ेंगे। तो इलीगल स्ट्राइक हो रही है, इलीगल तरीके से लॉकआउट हो रहा है, तो अगर जो ये इलीगल चीजें, इन्हें रोकने के लिए एक्ट आया, ठीक है। नेक्स्ट, रिलीफ देना वर्कमैन को, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट। इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हम पढ़ेंगे वो यही सब पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे स्ट्राइक, दूसरा पढ़ेंगे लॉकआउट, तीसरा पढ़ेंगे ले ऑफ, और चौथा हम पढ़ेंगे क्या, रिट्रेंचमेंट। तो ये चार इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट में जैसे मैंने स्ट्राइक और लॉकआउट बताया, ऐसे पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं। ले ऑफ पहली बार नहीं आया, इससे पहले भी ले ऑफ आया है। ले ऑफ मतलब क्या होता है, टेम्परेरी रिमूवल बाय द एम्प्लॉयर। कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए एम्प्लॉयर अगर किसी को निकाल देता है। मैंने आपको एग्जाम्पल्स देके बताया था कि भाई अभी हमारी फैक्ट्री में ज्यादा काम नहीं है, तो अभी हम थोड़े टाइम के लिए निकाल रहे हैं, जब ज्यादा काम आएगा तो हम आपको रख लेंगे। दैट वाज ले ऑफ। तो टेम्परेरी पीरियड के लिए निकालना इज ले ऑफ। हमेशा के लिए निकाल देना, परमानेंट रिमूवल बाय द एम्प्लॉयर। हमेशा के लिए निकाल देना, मेरा बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है, मुझे कुछ एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस है। ले ऑफ क्या बोल रहा है, वर्कलोड ज्यादा है, सॉरी वर्कलोड कम है, अभी सीजन नहीं है, सीजन सीजन के टाइम पे मैं तुम्हें बुला लूंगा, ठीक है। तो टेम्परेरी निकालना इज ले ऑफ, परमानेंट तरीके से निकालना दैट वाज रिट्रेंचमेंट। लेकिन हाँ, इसमें अभी हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे कि इनकी गहराइयां हम आगे चल के बहुत डिटेल में, थ्रू केसेस बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। तो अभी बस मैंने शॉर्ट में ब्रीफिंग बताया कि वर्कमैन को हम रिलीफ देना चाहते हैं कि अगर उन्हें टेम्परेरी निकाल दिया, एम्प्लॉयर है, बॉस है, जानबूझ के निकाल रहा है कुछ समय के लिए या ज्यादा समय के लिए, तो उनके क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे। तो ये एक्ट क्यों आया, क्या ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट,
प्रमोट करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब यहाँ पे किसी एक एक एम्प्लॉय से बात नहीं हो रहा है, एक साथ बात हो रही है। जैसे स्ट्राइक हो रहा है, सब कह रहे हैं ना हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग। एम्प्लॉय कह रहे हैं भैया ताला मार दो क्योंकि तुम मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रही है। तो कुल मिलाकर ये 5 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ? गुड रिलेशन मेंटेन करने की बात हो रही है, उसको प्रमोट करने की बात हो रही है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में। नेक्स्ट क्या बोलता है? इन्वेस्टिगेशन और सेटलमेंट करवाना। नेक्स्ट इलीगल स्ट्राइक या फिर इलीगल लॉकआउट तो नहीं हो रहा, या फिर रिलीफ देने के लिए कैसे, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के फॉर्म में। और आखिरी वाला पॉइंट क्या बोलता है बताओ? कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रमोट करें। तो ये 5 बातें याद रखना और ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। डन। चलो, ये एक्ट कहाँ लगता है? होल ऑफ द इंडिया। यहाँ जो केसेस है, इनके केसेस के कंक्लूजन भी आपको क्या ही बता रहे हैं? कंपनी का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं रिपीटेटिव सेंस में, लेकिन हमने वहां पे इंपॉर्टेंट केस के थ्रू केस के कंक्लूजन समझ ले। चलो, जब भी कोई एक्ट चालू होता है तो सबसे पहले स्टार्ट होती है डेफिनेशंस। चलिए, सबसे पहली डेफिनेशन, जरा मुझे एक्ट का नाम बताएंगे क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इंपॉर्टेंट क्या होगा? इंडस्ट्री तो होगी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, इंडस्ट्री का मतलब क्या? इंडस्ट्री मींस बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर, कॉलिंग ऑफ द एम्प्लॉयर इंक्लूड्स कॉलिंग सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, कोई भी हैंडीक्राफ्ट का काम, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन, कोई भी एवोकेशन। एवोकेशन मतलब क्या? सेकेंडरी या एडिशनल, जो सपोर्ट कर रहे हैं, सप्लीमेंट वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एवोकेशन ऑफ द वर्कमैन, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? इंडस्ट्री। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलोर, इस केस का नाम याद रखना, ठीक है। बेंगलोर का एक वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड का एक केस हुआ था। इस केस से इस केस से कंक्लूजन निकाला कि किसे इंडस्ट्री बोलेंगे और किसे इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे। इंडस्ट्री की डेफिनेशन इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और तुम देखो, इंडस्ट्री की डेफिनेशन दिख रही है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, तब जाके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। मतलब ये 3 पेज में उन्होंने डिटेल में क्या समझा है इंडस्ट्री, तो खुद से समझ जाओ। एक्ट में जितने नाम यूज होते हैं ना, उनकी डेफिनेशन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट, और जिसमें बहुत ज्यादा केसेस दिख जाए तो आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए कि वो चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इतने अलग अलग केसेस आपको बताना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये 3 पेज आपको इंडस्ट्री की डेफिनेशन बताई जा रही है। तो इस बैंगलोर वाटर सप्लाई वाला जो केस था, इसमें कंसीडर किया गया आफ्टर कंसिडरिंग द वेरियस प्रीवियस जुडिशियल डिसीजन। इस केस में और इससे पहले जितने भी केसेस हुए थे, उन सबका पूरा कंक्लूजन निकाल कर डिसाइड किया गया कि किसे इंडस्ट्री बोलेंगे और किसे नहीं। ऊपर के 2 लाइन तो इन्होंने बता दी ना मैं कि ये इंडस्ट्री है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने कहा कि कैसे चेक किया जाएगा कि कोई चीज इंडस्ट्री है या फिर नहीं। उसके लिए एक टेस्ट लिया जाएगा। तीन तीन टेस्ट होंगे, 3 चीजें देखी जाएंगी। इन्हें ट्रिपल टेस्ट बोला जाता है। तो अगर वो तीन कंडीशन अगर ये फुलफिल करते हैं, दैट वाज कंडीशन। अब ये 3 कंडीशन को सबसे पहले शॉर्ट में तुम्हें याद करवा दूं। पहली कंडीशन क्या है? सिस्टमैटिक एक्टिविटी। हमारे हिसाब से इंडस्ट्री वो है जिसमें क्या हो रही है? सिस्टमैटिक, जो भी काम हो रहा है वो सिस्टमैटिक हो रहा है। दूसरा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, सबके सब एम्प्लॉयर है या फिर सबके सब एम्प्लॉय, ऐसा कंसेप्ट नहीं है, दोनों है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बीच में कॉपरेशन चल रहा है, रिलेशन है। तीसरा, वो इंडस्ट्री कुछ ना कुछ प्रोडक्शन या फिर कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करिए गुड्स एंड सर्विसेज का। इन्हें ट्रिपल टेस्ट के नाम से भी बोला जाता है। तो जो बैंगलोर का जो वाटर सप्लाई का जो केस था, इससे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसीजंस निकाले। क्या डिसीजन निकाले? कि भैया सीन ऐसा है कि 3 कंडीशन देखी जाएंगी, अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल करिए तो वो इंडस्ट्री है, अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो वो इंडस्ट्री नहीं है। पहला क्या लिखा है बताओ? सिस्टमैटिक एक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में रिलेशंस होने चाहिए। तीसरा, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये अभी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। चलो, अब यहां पर अलग अलग मैंने आपको हेडिंग दे दी है, ठीक है। चलो, सबसे पहले इन्होंने यहां पर बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टेस्ट बता के रखा है, इसको हम देखते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल टेस्ट भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इनडायरेक्टली ट्रिपल टेस्ट क्या है, तो ट्रिपल टेस्ट मतलब ये 3 कंडीशन, ये 3 टेस्ट है। पहला, सिस्टमैटिक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज बाय कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ये पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट क्या बताया? दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। तीसरा, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज। अब इन 3 चीजों को वो देखना कितने बार रिपीट करेंगे, ठीक है। चलो, बी पॉइंट, ये ए पॉइंट पढ़ लिया अभी आपने, बी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों साथ में पढ़ेंगे। बी पॉइंट बोल रहा है एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, एब्सेंस ऑफ द प्रॉफिट मोटिव, मतलब
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं। आपकी इंडस्ट्री है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, गेनफुल ऑब्जेक्टिव के लिए काम नहीं कर रही है, इज इररिलेवेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका मोटिव प्रॉफिट है चाहे नहीं है। wherever the undertaking is, whether is public, joint, private, other sector, हमें इनसे भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी वो तीन चीजें फुलफिल हो रही है तो आप इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी इंडस्ट्री का मोटिव पैसा कमाना हो, प्रॉफिट कमाना हो, चाहे प्रॉफिट कमाना ना हो। डी पॉइंट भी पढ़ रही हूँ। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस इज डज नॉट सीज टू बी वन, हम उसे नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उसे इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे। ये क्या लिखा है बच्चों, बोले तो चैरिटी, डोनेशन, क्या मैं बोल सकती हूँ नॉट फॉर प्रॉफिट जो ऊपर पड़ा, एनिमेटिंग द अंडरटेकिंग, मतलब बी और डी अलग अलग लैंग्वेज से एक ही बात बोल रहे हैं कि प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमारे लिए वो इंडस्ट्री है। क्या बी और डी पॉइंट समझ में आया? चलो अब सी पढ़ते हैं। ट्रू फोकस, इनका पूरा का पूरा फोकस क्या है इस टेस्ट का कि भाई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन होना चाहिए। मतलब घुमा फिरा कर उन्होंने क्या बोला है, पूरे कंक्लूजन। पॉइंट नंबर 1 हमने पढ़ा, पॉइंट नंबर 1 क्या पढ़ा, उसमें बोला ABCD। ए पॉइंट पे उन्होंने बता दिया ट्रिपल टेस्ट से तीन चीजों से हमारा मतलब, पहला क्या बोला सिस्टमैटिक, फिर दोनों के बीच में एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन, फिर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विस। फिर बी और डी पॉइंट में बोला प्रॉफिट हो फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट हो प्राइवेट सेक्टर इन सबसे फर्क पड़ता नहीं है, जॉइंट में मिलकर करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सी पॉइंट बोलता है इनका फोकस क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। तो इन सारी बातों से कंक्लूजन यही है, ये ट्रिपल टेस्ट में ये तीन चीज है, तो आगे बढ़ो, प्रॉफिट प्रॉफिट इन सबसे कोई फर्क हमें पड़ेगा नहीं। चलो अब इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी 2J की, जो ये अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, ये आपकी डेफिनेशन है, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज J में जो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन की मीनिंग इन्होंने बोला इसका मीनिंग बहुत वाइडेस्ट है। यस, इसका मीनिंग बहुत जनरल है, बहुत बड़ा है, इसके दो पार्ट है, दो लिम्ब है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनरल होने के कारण उसमें सारी चीजें ऐड ऑन कर दो। इंडस्ट्री की डेफिनेशन को लेकर बहुत केसेस हुए, वापस इंडस्ट्री की डेफिनेशन वाइडर है नो डाउट, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सारी चीजें ही आप उसमें कवर कर दो, ओवर स्ट्रेच कर दो। जितना हमने बताया है वही इंडस्ट्री है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसका पूरा कंक्लूजन इन्होंने यहां पर बोला, जो एक्ट आपको बताना चाह रहा है इंडस्ट्री डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, रेंज जो है दिस, जो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन दे रखी है वही है, नथिंग लेस और नथिंग मोर। हमने जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी, ठीक है, जो ये सेकंड पॉइंट और जो ये थर्ड पॉइंट, ये दोनों मिलाकर बस ये बोल रहे हैं। सेकंड पॉइंट बोलता है नो डाउट इसकी डेफिनेशन वाइडर है, लेकिन प्लीज वो ट्रिपल एलिमेंट जरूर देख लेना। ट्रिपल एलिमेंट, ये फिर से वही चीजें बताने लगे यहाँ पे पॉइंट्स के थ्रू जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया। थर्ड पॉइंट में वो क्लियर करते हैं कि देखो हमारा मतलब जो हमने डेफिनेशन स्टैट्यूटरी डेफिनेशन एक्ट में दे रखे ना इंडस्ट्री की, वही है, ना उससे कुछ कम ना उससे ज्यादा। वाइडर है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर लोगे। बताओ इंडस्ट्री की अभी तक का ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, इंडस्ट्री की डेफिनेशन वाइडर और वो क्या क्या है ये बता रहे। चलो अब इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भैया वाइडर है तो उसमें क्या क्या आएगा, जितना बताया जा रहा है उतना ही आएगा, उससे एक ज्यादा नहीं। डिटेल, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई भी प्रोफेशन, कोई भी क्लब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई भी कोऑपरेटिव, कोई भी सर्च इंस्टीट्यूट, कोई भी चैरिटेबल प्रोजेक्ट या अदर काइंड जो भी एडवेंचर है, अगर वो फुलफिल करते हैं क्या, वही ट्रिपल टेस्ट। वो तीन ट्रिपल टेस्ट क्या थे, सिस्टमैटिक और रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और गुड्स एंड सर्विस, ये ट्रिपल टेस्ट अगर इसमें आ रहे, मैं अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और उसमें मेरी ये तीन चीजें कवर हो रही है तो मैं इंडस्ट्री हूं, ठीक है, मैं इंडस्ट्री हूं। के नॉट एग्जेम्प्टेड, मैं इंडस्ट्री हूं, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, पहले बताओ, ठीक है। अब यहां से सिचुएशन थोड़ी सी चेंज, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, कुछ कैटेगरीज रिस्ट्रिक्टेड है। अभी जो जो नाम उन्होंने बताए थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च, ये सारी चीजें फिर से रिपीट, इन्होंने कहा कि इन्हें एग्जेम्पशन मिल जाएगी। प्रोफेशन, क्लब, कोऑपरेटिव, गुरुकुल, लिटिल सर्च लैब, ये सारी चीजों को छूट मिल जाएगी। अभी ऊपर तो बोला नहीं मिलेगी, अगर ट्रिपल टेस्ट है तो इन्होंने बोला मिल जाएगी, लेकिन हमारी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कोई एम्प्लॉय यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, या फिर कर रहा है तो कुछ छोटा मोटा काम कर रहा है, मार्जिनल एम्प्लॉयज ही हैं, थोड़े बहुत ही एम्प्लॉयज हैं, फ्री
और फॉर स्मॉल, ठीक है, ऑन रेट मतलब छोटा मोटा ही आपको रिटर्न मिल रहा है, कुछ बहुत बड़ा रिटर्न नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर सिंपल भाषा समझो, अगर मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हूँ, अगर मैं क्या हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रिपल टेस्ट अगर मैं पास करूँ तो मैं एक इंडस्ट्री हूँ, डन। लेकिन मैं इंडस्ट्री नहीं रहूंगी अगर मेरे यहाँ पे काम करने वाले लोग कौन है, बहुत कम है, या फिर फ्री सेवा दे रहे हैं, यहाँ पर एकदम फ्री सेवा दे रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं पैसे नहीं ले रही हूँ, मैं फ्री में तुम्हें पढ़ा रही हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब ना के बराबर, बस खाने पीने का जुगाड़ हो जाए कि भैया जिंदा रहने के लिए चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो ये कह रही कि अगर इस टाइप की चीजें हैं, फ्री है या फिर स्मॉल रिटर्न आपको बस मिल रहा है, ठीक है, मेनली लॉयर्स क्या दे रहे हैं, वॉलंटरी होकर अपना काम दे रहे हैं, फ्री लीगल सर्विसेज दे रहे हैं, क्लिनिक चला रहे हैं, डॉक्टर सर्व कर रहे हैं, ठीक है, घंटे घंटे आपको दे रहे हैं, लेकिन फ्री मेडिकल सेंटर्स दे रहे हैं, मतलब अगर चीजें एकदम फ्री में हो रही है, आपका जो एम्प्लॉय है उसको आप अलग से नहीं दे रहे हो, तो बच्चों साफ इन्होंने बोल दिया, तो अब आप इंडस्ट्री की डेफिनेशन से एग्जेम्प्ट होते हो और ये एक्ट आप पे नहीं लगता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अभी हम इंडस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। साफ इन्होंने बोला कि भैया तुम क्या कर रहे हो, ये सारे टाइप के काम कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, नॉट इंगेज, ये काम रेम्यूनरेशन के लिए नहीं हो रहा, ये अंडरटेकिंग को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे इंडस्ट्री की डेफिनेशन से। तो अभी वापस से पूरा कंक्लूजन हमने जहां से शुरुआत करी, क्योंकि बच्चों यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी सब तो समझ में आसानी से आ ही जाएगा। हमने शुरुआत करी यहाँ से, इंडस्ट्री की जो दो लाइनें हैं ये साफ बोल रखी है इंडस्ट्री का मतलब क्या है, लेकिन ये बैंगलोर वाले केस से सुप्रीम कोर्ट ने निकाला इंडस्ट्री की डेफिनेशन बहुत वाइडर है, तो प्लीज ये टेस्ट जिसने पास किया वो इंडस्ट्री डेफिनेशन में है, वो टेस्ट वही तीन बातें। फिर उन्होंने यहाँ पर बी और डी पॉइंट बोला, प्रॉफिट मोटिव। अब समझना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रॉफिट मोटिव है और एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। समझना, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मोटिव नहीं है, लेकिन वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी तो देगी ना। फॉर एग्जाम्पल चलो शीडी साइट्रस की बात करते हैं, ठीक है, शीडी अगर जाते हो तो वहां पे जो काम करने वाले उनको सैलरी मिल रही है, उस ट्रस्ट का मोटिव है पैसा नहीं कमाना, लेकिन अपने एम्प्लॉय को सैलरी तो दे रहे ना, तो क्या वो कवर होगा? वो कवर होगा अगर वो ट्रिपल टेस्ट पास कर रहे हैं तो यहाँ पे बी और डी पॉइंट आपको क्या बोलना चाह रहे, इस इंडस्ट्री का प्रॉफिट मोटिव हो चाहे ना हो इससे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, इससे फर्क पड़ता नहीं, वो इंडस्ट्री डेफिनेशन में आएगा, डन, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय को तो रेम्यूनरेशन सैलरी तो दे रहे हैं ना, वो कवर होगा। फिर हमने यहां पढ़ा कि वाइडर डेफिनेशन है, लेकिन उसका मतलब उतना ही है जितना स्टैट्यूटरी डेफिनेशन बता रहा है, आप खुद से अपनी सारी चीजें ऐड ऑन नहीं करेंगे। यहाँ दो पैराग्राफ बता रहे हैं कि भैया इन सबको इंडस्ट्री मानेंगे, लेकिन फिर मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर सैलरी नहीं मिल रही है, ये लोग फ्री में सेवा दे रहे, तो फिर अगर वही साइट्रस की मैं बात करूं, वहां अगर कोई भी जितने भी एम्प्लॉयज है वो सब फ्री में काम कर रहे हैं, तो वो फिर इंडस्ट्री से बाहर हो जा रहे, इंडस्ट्री की डेफिनेशन से बाहर है। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक है फैक्ट्री इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का ऑब्जेक्ट, और एक उसमें काम करने वालों, अगर उनका ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट नहीं कमाना, लेकिन वो सैलरी दे रहे हैं, तो भी उस लॉ उन पे लगेगा। लेकिन अगर उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, क्योंकि इससे तो फर्क पड़ता नहीं, फर्क किससे पड़ता है, वहां काम करने वाले लोग एम्प्लॉय से, अगर वो बहुत कम है, ना के बराबर है, बस रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है, दिन भर का हम 3 टाइम का खाना दे रहे, इसके अलावा कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल है, जिंदा रहने के लिए हम ये दे रहे, अगर फ्री में अगर ये कोई सेवा दे रहे हैं, तो उन्होंने साफ बोला तो हम अंडरटेकिंग की जो डेफिनेशन है इंडस्ट्री की डेफिनेशन, उसमें से हम आपको छूट दे देंगे। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? पक्का? और चीजें वाइडर होंगी, यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलो, क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग दी डोमिनेंट नेचर ऑफ द अंडरटेकिंग। अभी इंडस्ट्री में सब कवर होता है, अंडरटेकिंग वगैरह सब, तो यहाँ पे उन्होंने डोमिनेंट नेचर बोला है, ठीक है, डोमिनेंट नेचर का मतलब क्या है, कोर, यहाँ पे कोर एक्टिविटी की बात हो रही है, मेन काम की बात हो रही है, ठीक है। अगर इसी वापस सुप्रीम कोर्ट के वही बैंगलोर वाले केस का ही कंक्लूजन हुआ क्या है समझना, इन्होंने बोला अगर कोई एक्टिविटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमें नहीं समझ में आ रही है कि वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आएगी कि नहीं आएगी, तो साफ उन्होंने बोला उसका कोर काम देखो, अगर उसका कोर काम इंडस्ट्री में कवर हो रहा है तो नॉन कोर को साइड करो, और वो हमारी हिसाब से इंडस्ट्री की डेफिनेशन में कवर हो रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी नेक्स्ट, बी और सी साथ में पढ़ेंगे। मुझे बताओ सोवरेन फंक्शन, जिगल में पढ़ा होगा टॉट, सोवरेन फंक्शन का मतलब बताओ, वो काम जो बस गवर्नमेंट कर सकती है, नॉन सोवरेन मतलब क्या, जो दोनों कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सोवरेन फंक्शन की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे होल और एक पार्ट लिख दिया, कोई एक एक्टिविटी है जिसमें पूरा का पूरा काम कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, सोवरेन टाइप की एक्टिविटी है, 100% काम सरकार कर रही है, सोवरेन फंक्शन, लेकिन कुछ एक पार्ट सोवरेन है बाकी नॉन सोवरेन है।
हम ये पढ़ रहे हैं कि भैया आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम कि कोई अंडरटेकिंग इंडस्ट्री है कि नहीं। उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका कोर, उसका डोमिनेंट एक्टिविटी देख रहे हैं। अगर कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ में आ रहा तो कोर देख लो। अगर सोवरेन है, पूरे तरीके से सोवरेन है, तो भैया सोवरेन फंक्शन को क्या गवर्नमेंट के कंट्रोल की एक्टिविटी बोल सकती हो? जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल है उन्होंने बोल दिया भैया हम आपको छूट दे रहे हैं, आप अंडरटेकिंग से एग्जेम्प्ट हो। मतलब सरकारी रूल्स रेगुलेशन आपके अलग से डिफरेंट होते हैं, आपके डिस्प्यूट, आपके सेटलमेंट अलग तरीके से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आर्मी का एग्जाम्पल पर से तुम्हें देती हूँ, ठीक है? अगर आर्मी वाले ने किसी का कुछ भी कैसे भी मर्डर किया है, जो भी कुछ केस हुआ, तो तुम्हें क्या लगता है नॉर्मल कोर्ट में जाता है? न्यूज में उनकी इन्फॉर्मेशन आती है, कभी देखा है तुमने? क्या उनके डिस्प्यूट नहीं होते होंगे? होते हैं। उनके अलग ही सिस्टम चलते हैं, उनकी अलग ही जेल होती है, वो अलग ही जगह कैद होते हैं। ये नॉर्मल पुलिस स्टेशन, ये जो जेल तुम्हें दिखते हैं, वहां तुम्हें वो आर्मी वार्मी वाले लोग नहीं दिखने वाले, क्योंकि इनके लॉ अलग बने हैं ना। तो बस मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जिससे ये समझाना चाहती हूँ कि भैया कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके सिस्टम टोटली डिफरेंट चलते हैं। इन्होंने कहा इंडस्ट्री में क्या कवर नहीं होगा, जो काम क्या चल रहा है सोवरेन फंक्शन का है, वो इंडस्ट्री में कवर नहीं होगा। अगर सोवरेन फंक्शन का है, उसका एक यूनिट बोल सकते हो, उसका एक पार्ट सोवरेन फंक्शन का है, तो इन्होंने बोला कि हाँ वो जो पार्ट है उसका एक पार्ट हम इंक्लूड कर देंगे वो इंडस्ट्री में। ठीक है। तीसरा क्या लिखा है? लेजिस्लेशन प्रोविजन रिमूव। लॉ ने जिस जिसको बोला कि भैया तुम नहीं हो, उन सबको नहीं। इसको एकदम सिंपल भाषा में आपको बताऊं, क्योंकि वहां लैंग्वेज पढ़ के कंफ्यूज हो गए, ठीक है? उनकी अगर लैंग्वेज पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो गए। इसकी तुम्हें थोड़ी प्लेन लैंग्वेज में आपको कंसेप्ट बता रही हूँ। अगर एक्टिविटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, द ग्रुप ऑफ द एक्टिविटी हैज सम क्वालिफाई द इंडस्ट्री। ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, आपकी इंडस्ट्री बहुत सारी डेफिनेट बहुत सारे काम करे, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे वो इंडस्ट्री है कि नहीं, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। अदर्स एंड डोंट लुक द मेन पर्पस द एंटायर। हम ये कहेंगे कि कुछ एक पार्ट, अगर हमें कोर काम दिख गया ना आपका इंडस्ट्री वाला है, तो हम कुछ एक पार्ट को नहीं, सारे पार्ट को, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को बोल देंगे भैया आपका कोर काम इंडस्ट्री वाला, आप इंडस्ट्री डेफिनेशन में कवर होते हो। दूसरा, सोवरेन फंक्शन, गवर्नमेंट ओनली फंक्शन। सोवरेन फंक्शन मतलब वो जो वो सरकार कर सकती है, लाइक डिफेंस हो गया, लॉ ऑर्डर्स हो गए बनाना एंड ऑल, एग्जेम्प्ट फ्रॉम इंडस्ट्री बट डजंट इंक्लूड द वेलफेयर। हम यहाँ पे वेलफेयर एक्टिविटी की बात नहीं करें, वो सोशल में आता है। आइसोलेटेड यूनिट, ये इसी का है। अगर सोवरेन का कुछ एक यूनिट है, इफ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डज वर्क दैट कुड बी कंसीडर इंडस्ट्री, उसके कुछ एक पार्ट को बोल सकते हैं, क्योंकि अगर डिफ्रेंसिएशन है, मतलब 100% सोवरेन नहीं है, वो कुछ एक पार्ट सोवरेन है और जो नहीं है, तो जो नहीं है उसे हम बोल सकते हैं कि हाँ वो इंडस्ट्री में कवर हो रहा है। लास्ट, लीगल एक्सेप्शन। लॉ ने अगर कहीं बोल दिया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडस्ट्री के स्कोप से बाहर होगा, तो उसे हम अलग बोलेंगे। क्या डोमिनेंट नेचर समझ में आया? आया? हाँ, ये एक्सेप्शन बोल सकते हैं कि सोवरेन फंक्शन में ये लगेगा नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। ठीक है। चलो, अब मुझे बताओ, इजी लैंग्वेज में समझ में आया? द ट्रिपल टेस्ट अलोंग, साफ बोला चैरिटेबल, ठीक है, मिशनरी भी वही, चैरिटी एंड ऑल, हॉस्पिटल, एजुकेशन, अदर रिसर्च, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फर्म, अगर फर्म भी चार्टर अकाउंटेंट की है वो भी थी, सारे सॉलिसिटर सब, कंसल्टेंसी सब कवर हो रहे, फर्म एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ आर कवर्ड, साफ बोला इंडस्ट्री में कवर्ड पहले नहीं होते थे, वर नॉट वर, है ना, पहले नहीं होते थे, अर्लियर। अब इन्होंने साफ बोल दिया भैया अब तो सारी चीजें कवर्ड है। बस पॉइंट क्या है, वो ट्रिपल टेस्ट में क्या आप पास हो रहे हो? वो तीन चीजें अगर आप में लग रही हैं तो यस आप इंडस्ट्री की डेफिनेशन में हो, अगर वो तीन चीजें नहीं लग रही तो आप नहीं हो। समझ में आया? इंपॉर्टेंट वो ट्रिपल टेस्ट, दैट्स इट, वही तीन बातें। यहां तक चीजें क्लियर है? चलो, समय समय पे इंडस्ट्री में डेफिनेशन में, समय समय इंडस्ट्री की डेफिनेशन में बहुत अमेंडमेंट आते हैं, लेकिन इंडस्ट्री की डेफिनेशन में तीन बातें वही फिर से, सिस्टमैटिक एक्टिविटी, कॉपरेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, प्रोडक्शन, सप्लाई, ये तो तीन ट्रिपल टेस्ट वाली बात है। इन्होंने कहा कैपिटल एक्टिविटी, एक्टिविटी जैसे डॉक लेबर हो गया, प्रमोशन सेल हो गया, ये सब इंडस्ट्री में है। अब नेगेटिव, क्या इंडस्ट्री की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा? अभी तक हमने सारे पॉजिटिव चीजें पढ़ी, ठीक है। अच्छा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लेकर क्या था, वो कवर होगा कि नहीं होगा, जरा मुझे बताओ। होगा, अगर ट्रिपल टेस्ट पास करता है तो। नहीं होगा अगर, अगर वहां काम करने वाले क्या है, बहुत कम है, या फिर फ्री में खुद वॉलंटियर होकर वो काम कर रहे हैं, फ्री सेवा दे रहे, फ्री मेडिकल सर्विसेज दे रहे। डन। अब यहाँ पे उन्होंने बोला नेगेटिव पॉइंट, ठीक है, नॉट इंक्लूड। पहला पॉइंट थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, ये कब कवर नहीं होगा इंडस्ट्री में? अगर
वही एक्सेप्शन जो मैंने पढ़ा है। क्या एक्सेप्शन पढ़ा है? फ्री सेवा दे रहे हैं, ठीक है, तो ट्रिपल टेस्ट पास हो रहे, तो ये है एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च समझ में आ रहा है, चैरिटी के लिए काम कर रहे हो, खादी विलेज इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो, एक्टिविटी जो सोवरेन फंक्शन है पढ़ा ना अभी ऊपर भी, ठीक है, डोमेस्टिक सर्विसेज आप दे रहे हो, एक्टिविटी जो प्रोफेशन प्रैक्टिस इफ नंबर ऑफ द पर्सन लेस देन 10 से कम है उन पे भी नहीं लगेगा, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्लब, ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन 10 से कम है। कुल मिलाकर यहाँ 2 से लेकर 9 तक जितने भी पॉइंट्स दिए तो समझ के रखना कि भैया यहाँ पे काम करने वाले लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, फ्री में वो सेवा दे रहे हैं, इस कारण से वो नेगेटिव लिस्ट में है, अदरवाइज वो भी इंक्लूड होते हैं, वो ट्रिपल टेस्ट पास करते हैं तो डन। पहला पॉइंट छोड़कर चलो पहला पॉइंट डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। क्या कवर नहीं होगा? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाले काम नहीं कवर होंगे, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, बट एक्सेप्शन होगा अगर एग्रीकल्चर ऑपरेशन कनेक्ट है किसके साथ? अदर एक्टिविटी। अदर एक्टिविटी से मतलब क्या है? कमर्शियल एक्टिविटी। मतलब आपकी कंपनी क्या काम करती है? क्रॉप का प्रोडक्शन तो करती है, ठीक है, ब्रांडिंग करती है, पैकेजिंग करती है, लेबलिंग करती है, मतलब आप मार्केट में कमर्शियल एक्टिविटी भी कर रहे हो। आपकी इंडस्ट्री प्योर बस इरिगेशन का काम करती है, एग्रीकल्चर खेती वाला काम करती है ना, तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन से आउट। लेकिन आप खेती के अलावा उसकी पैकेजिंग, उसको मार्केट में बेचना, मतलब आप कमर्शियल लेवल में काम कर रहे हो ना, तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कवर हो जाएगा। कौन सा कवर होगा, कौन सा कवर नहीं होगा, डिफरेंस समझ में आ रहा है? पक्का? चलो, तो अब हमने यहां पर यहां जाके मैं बोल सकती हूँ इंडस्ट्री की डेफिनेशन खत्म, ठीक है। वापस इंडस्ट्री की डेफिनेशन में वो पहले दो बातें समझ में आ रही है, दो बातें, सारे वो वर्ड्स, फिर क्या बोला, इसकी डेफिनेशन से बहुत वाइडर डेफिनेशन दी है, ट्रिपल टेस्ट वाला बोला। ट्रिपल टेस्ट में बोला ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट, अंडरटेकिंग, इनका प्रॉफिट मोटिव, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क किससे पड़ता? वहां काम करने वाले वर्कमैन, उनसे फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो, डेफिनेशन वाइडर है, लेकिन मन चाहे आप कुछ भी नहीं डालोगे, कुछ भी डालोगे और कुछ भी नहीं हटाओगे, जितना लॉ ने बताया उतना ही, ठीक है। लॉ ने बताया ये सारी चीजें कवर होंगी अगर ट्रिपल टेस्ट होता है तो, लेकिन एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर फ्री में या फिर बहुत स्मॉल रिटर्न में काम किया जा रहा है, ना के बराबर, ठीक है। डोमिनेटिंग नेचर आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है, कोर काम आपको आइडेंटिफाई करना है, कॉम्प्लेक्स है तो कोर अगर है तो वो इंडस्ट्री। सोवरेन को तो बोल दे भैया तुम नहीं, पार्ट है तो जो पार्ट सोवरेन है वो नहीं, उसके अलावा दूसरा पार्ट को हम क्या मान लेंगे? इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्या बोला? लॉ जो बोलते, लॉ जिसको एग्जेम्पशन देते, ठीक है। फाइनली इन्होंने बोला ये सारे प्रोफेशन ये सब भी कवर हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? ट्रिपल टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट पास है सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, फिर उन्होंने बोला समय समय में अमेंडमेंट आते रहते हैं, हमारे हिसाब से इंडस्ट्री वो कुछ है जो पहले पढ़ चुके हैं, और ये सब कवर नहीं होते, जिसमें आपने डिफरेंट चीज जो पढ़ी वो एग्रीकल्चर, बाकी ये सारी चीजें तो वहां पे ऑलरेडी फिर भी कवर थी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी ओनली है तो आप इंडस्ट्री नहीं, एग्रीकल्चर के साथ कमर्शियल एक्टिविटी करते हो तो आप इंक्लूड होते हो। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? दान खत्म। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब कि डिस्प्यूट है, झगड़े हैं, ये झगड़े किसके बीच में है? एक तरफ एम्प्लॉयर है, दूसरी तरफ क्या है? एम्प्लॉयर। दो बॉस है आपस में लड़ रहे, एम्प्लॉयर और वर्कमैन, बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ, या फिर एम्प्लॉय एम्प्लॉय, समझ में आया? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कौन से डिस्प्यूट की बात हो रही है? बस यहाँ पर बॉस और एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है, बॉस बॉस में, एम्प्लॉय एम्प्लॉय में, तो भी डिस्प्यूट होता है, वो यहाँ पे रिजोल्व किए जाते हैं, ठीक है। चलो, एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन, कोई भी कंडीशन ऑफ द लेबर ऑफ एनी पर्सन। झगड़े का मैटर क्या है? इन्होंने कहा कि भैया चाहे वो काम से रिलेटेड हो या फिर काम में ही झगड़े करो किसी और नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मैटर, लेकिन भैया हो तो यहीं के लोग जो झगड़े कर रहे हो, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर आपका डिस्प्यूट है, या फिर जो भी वर्किंग कंडीशन है उनको लेकर डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंडस्ट्री होना चाहिए, वही इंडस्ट्री जो अभी लंबी चौड़ी बरकरार है। डन? चलो, समझ में आया? वर्कमैन, तुम्हारे हिसाब से वर्कमैन कौन होता है? हमेशा पढ़ते हैं स्किल्ड एंड स्किल्ड, मैनुअली जो काम करे, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल, सुपरविजन, हायर रिवॉर्ड, सब टाइप के इंक्लूड एनी पर्सन, ठीक है, जो डिसमिस, डिस्चार्ज, रिट्रेंच, कनेक्शन, अभी ये सारे टर्म्स आप पढ़ोगे, ठीक है। सीधी सी बात है, झगड़ा है इनका, ठीक है। वर्कमैन से मतलब क्या? वो सारे वर्कमैन जो यहाँ पे काम करे जिनको निकाल दिया गया और डिस्प्यूट है, बट वर्कमैन की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। इनके लॉ सिस्टम्स अलग होते हैं, जैसे कि क्या लिखा है? आर्मी एक्ट के वर्कमैन अलग है, एयरफोर्स के अलग है, नेवी के अलग है, पुलिस सर्विस के अलग है, ठीक है, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी के अलग है, सुपरवाइजरी कैपेसिटी, जहां पर कितना मिल रहा है आपको? ड्राइंग मोर देन, उस जमाने में ज्यादा हुआ करता था ना, 1600 पर मंथ से ज्यादा कमा रहे हो, या फिर कोई भी मैनेजर नेचर का काम, ठीक है।
कुल मिलाकर यहाँ पे बस क्या बोला, वर्कमैन में कौन कौन कवर नहीं होगा। देखो ये तो समझ में आता है, आर्मी एक्ट है, एयरफोर्स है, नेवी एक्ट टोटली डिफरेंट, पुलिस सर्विस के रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट, सारी सरकारी लोग। इसके अलावा अगर कोई मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी थर्ड और फिफ्थ, ठीक है, फोर्थ, ये सब तुम देखोगे मैनेजमेंट ही देख रहे, ठीक। इन सबको भी वर्कमैन के डेफिनेशन से अलग किया, मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट वाली चीजों को भी अलग कर दिया, मतलब एकदम ही लेबर क्लास की बात हो रही है। क्लियर है? चलो अब यहां से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्री की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने जब ऑब्जेक्ट बता रही थी तब मैंने बोला था 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला था? स्ट्राइक और लॉकआउट, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट, ठीक है। चलो डिटेल में पढ़े। स्ट्राइक का मतलब आप लोग क्या समझते हो? हड़ताल, काम नहीं करेंगे, ठीक है। चलो स्ट्राइक मींस वही जो आप समझते हो, ठीक है, सेशन ऑफ वर्क, अब आपका काम रुक गया, आप काम नहीं कर रहे। बाय बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज ने बोला हम अपना काम अब नहीं करेंगे, ठीक है, चुपचाप खड़े हैं, मालिक बोल रहा है काम करो करो, फैक्ट्री में आपने बोला स्ट्राइक है, काम बंद है, ठीक है। स्ट्राइक एक वेपन की तरह है जो कलेक्टिव बार्गेनिंग करता है वर्कर्स, ठीक है। वर्कर इसे यूज करते हैं अपने बातों को मनवाने के लिए, वो बात कुछ भी हो सकती है कि वर्किंग कंडीशन अच्छी करो, या फिर आपको पैसे ज्यादा देने चाहिए काम के हिसाब से, वट एवर जो भी। दी फॉलोइंग आर दी पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो स्ट्राइक की डेफिनेशन में आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि घुमा फिरा कर केसेस पूछे जा सकते हैं। पहला, इन्होंने कहा कितने टाइम के लिए स्ट्राइक हो रही है, ये इमटेरियल, इससे फर्क पड़ता नहीं है, स्ट्राइक होना इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर काम बंद किया आपने, ठीक है, डिफेंस मतलब एक तरीके से डिसएग्री, अगेंस्ट, एम्प्लॉयर ने बोला, बॉस ने बोला काम करना, बॉस के अगेंस्ट आप काम बंद करके बैठे हो, दैट वाज स्ट्राइक। डेफिनेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट क्या है? काम बंद करना, पहला पॉइंट। कंटिन्यू, प्रेजेंस इन दिस स्ट्राइक क्राउड नॉट अमाउंट टू स्ट्राइक, स्ट्राइक का क्राउड क्रिएट कर रखा है और जैसे टाइम हुआ काम पे चले गए। बस आप क्राउड मतलब भीड़ में खड़े हो तो वो स्ट्राइक नहीं है। मतलब दो चीज साथ में होनी चाहिए, पहला भीड़ में खड़े हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, काम बंद भी होना चाहिए। बस खड़े होना इज नॉट स्ट्राइक, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। पहला क्या? भीड़ में खड़े हो गए हैं और आपकी फैक्ट्री का काम बंद है, ये दो बातें साथ में हो सकता है। फॉर एग्जांपल सबने बोला था आएंगे 9 बजे स्ट्राइक करेंगे, जैसी है ना पुलिस आई या बॉस आया तो सब डर के मारे जल्दी जल्दी काम करने लगे, तो क्या स्ट्राइक कहलाएगी? क्या नहीं। तो स्ट्राइक का मतलब क्या? खड़े भी हो और बोलते काम नहीं करेंगे, काम का समय हो चुका है, कोई हिल भी नहीं रहा है, बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे प्रॉपर। क्लियर? तो दैट वाज स्ट्राइक। तो क्या पहला पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट काम बंद होना चाहिए, बस खड़े होना भी स्ट्राइक माना नहीं जाएगा। चलो दूसरे, छोटी छोटी लेकिन मोटी मोटी बातें, ठीक है, समझना। जनरल स्ट्राइक, 3 एग्जाम्पल पहले समझेंगे, 3 एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल केसेस को समझाने के लिए, पहला, वर्कर ने अपना यूजुअल जो नॉर्मली काम वो लोग मिलकर करते हैं, मिलकर डिसाइड किया हम काम नहीं करेंगे, दैट वाज स्ट्राइक, इसे हम स्ट्राइक बोलेंगे। वर्कर ने बोला कि भैया काम बंद और चुपचाप खड़े हैं, छोड़ दिया काम, तो हम बोलेंगे वो स्ट्राइक है। एम्प्लॉयर आस्क देम टू सम एक्स्ट्रा या फिर अनरिलेटेड वर्क, ठीक है, मेन काम छोड़ा स्ट्राइक है। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने बोला कुछ एक्स्ट्रा काम कर लो, कुछ ओवर टाइम कर लो, वो अगर आपने मना किया तो वो स्ट्राइक नहीं कहलाएगा। क्यों? मेन काम आप कर रहे हो, आपने बस कौन सा काम करने से मना किया? एक्स्ट्रा काम करने से मना किया, तो इट इज नॉट अ स्ट्राइक। तो स्ट्राइक की आपको थोड़ी सी डिटेलिंग बता रही, किसे स्ट्राइक बोला जाएगा, किसे स्ट्राइक नहीं। स्ट्राइक किसे बोला जाएगा? जो मेन काम छोड़ा आपने, मेन काम कर रहे हो और क्या काम नहीं कर रहे हो, एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो, तो उसे स्ट्राइक नहीं बोला जाएगा। केसेस के फॉर्म में पूछा जा सकता है। स्पेशल केस, इफ आफ्टर द डेथ ऑफ कोवर्कर, मूवीज में ऐसा देखा है ना, फैक्ट्री मेंबर एक वर्कर है जिसकी डेथ हो गई है, रिमेनिंग वर्कर कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? काम बंद, चक्का जाम काइंड ऑफ ऐसे डायलॉग मारते हैं ना कि भैया अब तो चक्का जाम हो जाएगा, एज अ मार्क ऑफ द प्रोटेस्ट या फिर ग्रीफ दिस ऑल्सो ट्रीट स्ट्राइक, तो इसे स्ट्राइक बोले। तो 3 एग्जाम्पल, 3 में से पहला एग्जाम्पल क्या? मेन काम छोड़ा, स्ट्राइक है। मेन काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा काम छोड़ रहे हो, वो स्ट्राइक नहीं है। तीसरा, वन ऑफ पर्सन की डेथ हो गई और डेथ के कारण कि भैया आपने आपने मूवीज में देखा होगा कि भैया तुमसे कार मांगी बॉस की, बॉस ने बोला नहीं नहीं मेरी कार खराब हो जाएगी मैंने दूंगा, और उसको समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए, इस कारण से क्या हो गया? डेथ हो गई उसकी, तो उन्होंने कहा कि भैया इसको निकालो, ये सही पर्सन ही नहीं है, या फिर मोटा कंपनसेशन दो इस बंदे की डेथ में, तो जो भी वट एवर उनकी जो मांगे, तो यस उसे भी स्ट्राइक बोला जाएगा। ध्यान देना, मेन काम बंद होना, ठीक है, साइडर वाला काम नहीं। डन? चलो अब आओ इसे पढ़ेंगे। जनरल स्ट्राइक इज वन वेर देर इज द
कॉम्बिनेशन, कंसेप्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क इज रिफ्यूज टू रिज्यूम कार। जो जनरली वर्क होता है, बोल सकते हो जो मेन काम होता है, जो जनरल काम होता है, जो मेन काम होता है वो करने से आपने मना किया, दैट वाज स्ट्राइक। डन, कंटिन्यू। एग्जाम्पल समझो क्या किया उन्होंने। गोइंग मास कैजुअल लीव अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग अमाउंट टू स्ट्राइक। सबने मिलकर बोला छुट्टी मारेंगे, नहीं आएंगे। फैक्ट्री में सबने आपस में, है ना, ट्रेड यूनियन होता है सबका, यूनियन बना, बोल दिया भैया कल से कोई नहीं आएगा। तो ये भी क्या है, स्ट्राइक है ना। मिलकर डिसाइड किया आपने कि नहीं आना है, तो दैट इज ऑल्सो स्ट्राइक। मेन काम बंद हो गया ना कुल मिलाकर। चलो कंटिन्यू। रिफ्यूजल टू डू वर्क which the employer has no right to ask performance, such refusal does not constitute a strike। कौन सा वाला एग्जाम्पल, सेकंड वाला। मतलब आपने रिफ्यूज किया वो काम जिसका एम्प्लॉयर के पास राइट ही नहीं था वो काम करवाने का, मतलब वो एक्स्ट्रा काम बोल रहा था और आपने एक्स्ट्रा काम करने से मना किया, तो उसे स्ट्राइक नहीं बोलेंगे। क्या ये दो बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट, अब वो केस का कंक्लूजन है कि सडन किसी की डेथ हो गई, आपने मेन काम रोक दिया, मतलब कि काम कर रहे थे 2-4 घंटे हो गए थे, अचानक से काम करते करते किसी की डेथ हो गई, तो भी बीच में आपने जो स्ट्राइक कर दिया। क्या वो एग्जाम्पल्स और ये केसेस सब समझ में आ गया, पक्का। चलो, स्ट्राइकिंग वर्कर, वर्कमैन की बात हो रही है, एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री नॉट क्लोज डाउन। थर्ड पॉइंट पढ़ो और मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोल रहे थर्ड पॉइंट। मैं बॉस हूं, तुम एम्प्लॉय हो, ठीक है। क्या मेरी फैक्ट्री बंद हो गई है, नहीं। तुम लोग स्ट्राइक पे हो, लेकिन स्टिल तुम लोग हमारे एम्प्लॉय हो। अब लैंग्वेज रीड करो। जो स्ट्राइकिंग वर्कमैन है, जो वो एम्प्लॉय है जो स्ट्राइक कर रहा है, मस्ट बी एम्प्लॉय इन इंडस्ट्री। भैया स्ट्राइक तब मानेंगे, है ना, जो एम्प्लॉय है। अगर मान लो उसने छोड़ दिया, ठीक है, एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, अब वो स्ट्राइक करे, क्या उनकी स्ट्राइक मानी जाएगी। स्ट्राइक मतलब क्या, चलते बिजनेस में तुमने काम रोक दिया, भैया तुम मेरे एम्प्लॉय थे, कुल मिलाकर एम्प्लॉय होगा तो स्ट्राइक करे तो स्ट्राइक है ना। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज के लोग हैं, ठीक है, स्ट्राइक करे, अरे भाई अब तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो नहीं, तुम तो पास आउट हो चुके हो, तो अगर तुम पास आउट हो जाए तुम्हारी स्ट्राइक स्ट्राइक नहीं है, अब तुमने यहाँ के लोगों को मोटिवेट करते, बात अलग है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर, थर्ड वाला। फोर्थ, रिलेशनशिप ऑफ द वर्क एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय डीम टू बी अ कंटिन्यू। उन्होंने कहा गुस्से से, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा, कौन सा वाला, डेथ वाला केस। गुस्से में आकर आपने, आक्रोश में आकर बहुत ज्यादा नाराजगी आपने दिखाई और आपने बंद कर दिया, तो ये स्टिल आपको बोलेगा कि आपका अभी क्या है, अग्रेसिव, एक तरीके से हम आपका सस्पेंशन कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आपकी कंपनी चल रही है, आप एम्प्लॉय एम्प्लॉय के रिलेशन में हो स्टिल। वापस, रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंटिन्यू माना जाएगा, भले ही आप स्ट्राइक में हो, लेकिन मेरा धंधा बिजनेस तो बंद नहीं हुआ, आप मेरे स्टिल एम्प्लॉय हो। लेकिन अगर कहीं से भी आपको पता चलता है ये इलीगल स्ट्राइक है, ठीक है, तो यस बॉस, आप क्या कर सकते हो, स्ट्राइक को खत्म करवा सकते हो और डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अक्सर तुमने देखा होगा पुलिस पुलिस लेके आ जाती है, डंडे ही डंडे मार के सारा स्ट्राइक तोड़वा देती है, जबरदस्ती। वो जो हंगर स्ट्राइक होती है ना, भूखे पेट रहेंगे एंड ऑल, जबरदस्ती मुंह में कुछ खाना डाल रहे होते हैं कि तुम्हारी स्ट्राइक तोड़ रहे। तो लीगली है तो ठीक है, लेकिन अगर इलीगल है, कुछ गलत इंटेंशन था, अगर ये पता चलता है, तो फिर आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, ठीक है, ठीक है। स्ट्राइक समझ में आया। अब आ जाओ स्ट्राइक के अलग अलग टाइप। पहला टाइप देखो क्या लिखा है, स्टे इन, सिट डाउन, पेन डाउन, टूल डाउन स्ट्राइक। ये क्या है, आप हो फैक्ट्री में, सुबह 9 बजे का टाइम था, सुबह 9 बजे आते हो, फैक्ट्री के अंदर एंटर भी हो जाते हो, लेकिन आपने बोला कि हम अपने टूल नहीं उठाएंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट नहीं उठाएंगे। चलो बैंक की बात करते हैं, बैंक में सारे सारे के एम्प्लॉय बोलते हैं हड़ताल में हम आते हैं, सुबह 10 बजे जितना उनका टाइम होता है, बैंक के अंदर भी जाते हैं और सीट में बस ऐसे बैठे रहते हैं। क्या बोलते हैं, हम अपना पेन नहीं उठाएंगे, जिसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं उठाएगा। स्टे इन, स्टे इन मतलब क्या, फैक्ट्री के अंदर आगे। सिट डाउन, बैठे भी हुए, बैठे, ठीक है, लेकिन काम नहीं कर रहे, जिसका जो काम है, जिसका पेन से काम था वो पेन नहीं उठा रहा है, जिसके हथियार जो भी होते थे, इंस्ट्रूमेंट होते थे, वो नहीं उठाए। दैट वाज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्राइक। समझ में आया। आ जाओ क्या लिखा है, ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्ट्राइक, इसी बोलते हैं, यही तरीका होता है अपना, है ना, नाराजगी दिखाने का। वर्कमैन एंटर द प्रीमाइसेस देयर एम्प्लॉयमेंट, रिफ्यूज टू टेक देयर टूल्स इन दी हैंड, मना कर देते हैं काम करने से, ठीक है। स्टार्ट देयर यूजुअल वर्क, मतलब रिफ्यूज पेन उठाने से, है ना, अपने जो भी
काम था उसे करने से मना कर देते हैं, स्टार्ट करने से मना कर देते हैं कि भैया हम नहीं लॉग इन करेंगे, हम नहीं सिस्टम ऑन करेंगे, हम तो बस बैठना है क्योंकि हमारी तो स्ट्राइक चल रही है। ठीक है, रिफ्यूजल अंडर द कॉमन अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों ने मिलकर डिसाइड कि हम काम नहीं करेंगे, इसे हम स्ट्राइक बोलते हैं। बैंक का एग्जाम्पल दिया इन्होंने, रिफ्यूज टू टेक देयर पेन इन देयर हैंड। पहला समझ में आया स्ट्राइक का टाइप। चलो दूसरा क्या लिखा है, गो स्लो। समझना, मेरी फैक्ट्रीज है, ठीक है, फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी हैवी हैवी मशीनें लगी है, ठीक, मेरी जो मशीन है अच्छा काम करती है, ठीक है, एक दिन में 2000 का प्रोडक्शन कर लेती है। अब आप मेरी मशीन को जानबूझकर आए हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, लेकिन आप अपनी नाराजगी दिखा रहे हो और क्या करो, मशीन को बहुत धीरे धीरे चला रहे हो। कुछ मशीन ऐसी होती है कि धीरे चलने से क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मतलब माल भी जो 2000 का प्रोडक्शन कर लेती है, आपने उसमें रॉ मटेरियल डाला, लेकिन वो 1000 भी नहीं बना पा रही, वो 50 भी नहीं बना पा रही, 100 भी नहीं बन पा रही, मतलब आप एक तरीके से मेरा क्या कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो बॉस का। गो स्लो, आप बहुत स्लो हो गए हो, जितना होना चाहिए आप उतना नहीं कर रहे हो। नॉट अमाउंट टू स्ट्राइक, इसे बोला है भैया, इसे स्ट्राइक नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, सीरियस मिसकंडक्ट। क्यों सीरियस मिसकंडक्ट बोलेंगे, क्योंकि आप नुकसान कर रहे हो। अभी तक जितना भी ऊपर हमने पढ़ा उसमें कुछ नुकसान नहीं हो रहा था, टाइप ऑफ फैक्टर डिपेंड करती है, ठीक है, कि भैया मशीन ही ऑन नहीं करी है, हाँ क्या कर दी, मशीन तो ऑन कर दी, लेकिन भैया स्लो चला रहे हो, स्लो चलाने में तो खराब होने वाली है हमारी। तो एक्चुअल में एक भारत शुगर का केस हुआ था, ठीक है, इस केस में भी यही हुआ था, ठीक है, डिले कर रहे हो आप प्रोडक्शन जानबूझकर, ठीक है, रिड्यूस द आउटपुट, आपका जो आउटपुट है, जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि 2000 का प्रोडक्शन हो जाता है, आप 2000 भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, गो स्लो, मच मोर हार्मफुल, ये ज्यादा हार्मफुल है भैया, इससे अच्छा स्ट्राइक कर लो, तुम बैठ जाओ चुपचाप, पूरे से काम रोक दो, वो ज्यादा अच्छा है, ना कि धीरे धीरे चलाओ। पूरे से काम रोको, मशीन तो बची है, तुम धीरे धीरे चला रहे हो, मशीन मेरी बर्बाद कर रहे हो, और मशीन कोई छोटी मोटी 1000 2000 की मशीनें होती है, करोड़ों की मशीनें होती है, तुम वो बर्बाद कर रहे हो। तो बोले ये स्ट्राइक नहीं है, हमारे हिसाब से मिसकंडक्ट है, ठीक है, एक्सट्रीमली आप डैमेज कर रहे हो, मशीन इज केप्ट गोइंग ऑन दी रिड्यूस दी स्पीड, इस चक्कर में पूरा नुकसान हो रहा है। तो साफ बोला कि भैया ये बोला गया है कि टाइप ऑफ स्ट्राइक है, लेकिन हम इसे स्ट्राइक नहीं मानते, लीगली हम इसे नहीं मानते, ये इलीगल स्ट्राइक है। समझ में आ रहा है, ये गलत तरीका है स्ट्राइक देने का। ऊपर वाला अपनी बातें मनवाने का फिर भी सही तरीका कि पेन नहीं उठाएंगे, फिर एम्प्लॉयर को लगे नहीं भैया क्यों नहीं हम तुम्हारी बातें मान रहे। लेकिन सेकंड वाला पॉइंट क्या है, बोल सकते हो इलीगल। ऊपर हमने पढ़ा था कि भैया ये एक्ट क्यों बना है, ये एक्ट इसलिए बना है ताकि इलीगल स्ट्राइक, इलीगल लॉकआउट को प्रिवेंट कर सके। ऑब्जेक्ट पढ़ा था ना, याद आ रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो पहले दो टाइप के स्ट्राइक समझ में आए, लीगल एक था और दूसरा इलीगल। नेक्स्ट क्या लिखा है, सिंपैथी दिखा रहे, ये कैसे सिंपैथी दिखा रही है समझना। दो कंपनी है, ठीक है, एक भाविका की कंपनी है, एक अनुष्का की कंपनी है, ठीक। भाविका की कंपनी ने बोला हमारी मांगे पूरी करो, हमें हमारी सैलरी बढ़ाओ, हम फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी फैक्ट्री जो कि अनुष्का की है, सारे वर्कमैन अनुष्का की कंपनी से, फैक्ट्री से खुश है, फुल्ली सेटिस्फाइड है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर सिंपैथी कि भाई उनको हमें प्रमोट तो करना पड़ा है, हम उनको प्रमोट करना चाहते हैं, इस कारण से तुमने क्या कर दिया, अपनी कंपनी को नाराजगी दिखा रहे हो। भैया अनुष्का जो बॉस है, एम्प्लॉयर, उसकी क्या गलती, क्या बात समझ आए, इनकी नाराजगी भाविका से, तो इनका काम बंद करना इज ओके। लेकिन भाई अनुष्का के एम्प्लॉइज जब खुश है इस कंपनी से, तो जस्ट बिकॉज आप यहाँ पे सिंपैथी दिखा रहे हो, तो ये आप मार्केट में इस टाइप का एक स्ट्राइक चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गलत यहाँ के ट्रांसपोर्ट को पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप लोग क्या कर रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा डॉक्टर्स का, आपने देखा होगा कलकत्ता में कुछ एक केस हुआ था, तो पूरे इंडिया के डॉक्टर्स ने क्या बोले थे, हम स्ट्राइक करें, तो दैट वाज सिंपैथी ना, सिंपैथी दिखा रहे। तो कह रहे भैया तुम हमारा क्यों नुकसान करो, तुम हमसे तो खुश हो ना। तो ऐसे केसेस में बनाया जाता है। तो साफ इन्होंने बोला इसमें भी काम रोका है, लेकिन काम रोका है डिमांड ऑफ द वर्कमैन बिलोंगिंग टू अनदर एम्प्लॉयर। क्या ये बात समझ में आ रही है, एग्जाम्पल समझ में आया क्या, अनुष्का के एम्प्लॉयज भी उनको सपोर्ट करे, तुम तो स्ट्राइक में हो, ये भी साथ में आकर मिल गए, ठीक है। तो साफ इन्होंने बोला दिस इज कॉल्ड दिस सिंपैथिक स्ट्राइक, ठीक है, अनजस्टिफाई। इस टाइप के भी स्ट्राइक को हम बोलेंगे भैया गलत है ना। हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेते चलो, ठीक है, भाविका का एक हॉस्पिटल है, वहां के डॉक्टर्स बोले भैया हम स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इनकन्वीनियंट हो रहा है। अब तुम इस चक्कर में पूरी इंडिया के डॉक्टर का स्ट्राइक करते तो पूरी इंडिया में इनकन्वीनियंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बोले कि भैया ये अनजस्ट है, यहाँ के लोगों की क्या गलती, वहां है वहां मैनेज किया जाएगा,
ठीक है, तो इसे अनजस्ट इवेजन ऑफ द राइट ऑफ द एम्प्लॉय हु इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट। भैया अनुष्का की कंपनी की कोई गलती भी नहीं तो भी वो यहाँ पे घसीटी चली आई, ठीक है, तो इस टाइप को भी बोला सचिन विल नॉट अमाउंट टू स्ट्राइक, इसे भी हम स्ट्राइक नहीं बोलेंगे, ये भी इलीगल स्ट्राइक माना जाएगा, ठीक है। तीन टाइप के स्ट्राइक पढ़ लिए, पहला क्या पढ़ा, स्टे इन, सिट डाउन, पेन डाउन, टूल डाउन, ठीक है, ये ठीक है फिर भी, क्योंकि शांति से काम करो, कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। सेकंड, गो स्लो में क्या कर रहे हो, भैया मशीन ही बर्बाद कर दी तुमने, स्लो कर दिया, गलत है, बहुत मिसकंडक्ट माना गया, वो स्ट्राइक नहीं है। और ये सिंपैथिक स्ट्राइक भी हमारे हिसाब से सही स्ट्राइक नहीं है, जस्ट बिकॉज सिंपैथी दिखा रहे हो, नुकसान यहाँ हो रहा है भाई। नेक्स्ट क्या लिखा है, ये है, ये सही है, रहो भूखे रहो, हमें क्या करना है ना। सम वर्कर मे रिसोर्ट पास, ठीक है, कहाँ पे, नियर द प्लेस ऑफ वर्क, फैक्ट्री के बाहर या फिर कहाँ, जहां बॉस रहता है उसके बाहर, है ना, नाराजगी दिखानी है तो फैक्ट्री के बाहर दिखाओ, या फिर जहां बॉस रहता है उसके घर के बाहर नाराजगी दिखाओ, ठीक है। लेकिन उन्हें कहा बस भूखे नहीं रहना है, भूखे पेट काम कर रहे हो, क्या ये हंगर स्ट्राइक मानी जाएगी, भूखे भी हो और काम नहीं भी कर रहे हो, इंपॉर्टेंट काम नहीं करना, फास्ट रख के काम करे पड़े हैं, तो क्या समझ में आए, बॉस को अरे करो हमें क्या है, ठीक है। तो नॉट रिजल्ट, बस भूखा होना नहीं है, काफी है, ठीक है, नॉट सेसेशन ऑफ द वर्क, नॉट कॉन्सिडर स्ट्राइक। इफ ड्यू टू एक्ट प्रेजेंट ऑफ द वर्क नॉट गिवन वर्क, ठीक है, विल अमाउंट टू स्ट्राइक। अगर इस एक्ट भूखे रहने के कारण जो प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों ने बोला हम भूखे रहेंगे, बाकी लोग काम कर रहे हैं, कुछ वर्कर ने भूखा रखा है, कुछ वर्कर भूखे रख रहे हैं, ये लोग का तो काम चल रहा है, कंपनी का काम चल रहा है, तो ये स्ट्राइक नहीं, स्ट्राइक तब होगी जब तुम लोगों ने इनका ये भूखापना देखा और तुम लोगों ने इन्हें ज्वाइन कर कर काम छोड़ दिया, दैट वॉज हंगर स्ट्राइक। डन। लास्ट क्या लिखा है, क्या है? पढ़ो जरा, वर्क टू रूल का कंसेप्ट थोड़ा सा समझो, ठीक है। एक होता है कोर काम और एक होता है एडिशनल काम। एक एग्जाम्पल ऊपर पढ़ा था, कोर काम चल रहा है, बैंक में बंदे 9-10 बजे आते हैं, ठीक है, अभी हमारा ना थोड़ा सा क्रूशियल टाइम चल रहा है। क्रूशियल टाइम क्या है, फाइलिंग का टाइम, कंपनीज का क्रूशियल मेन फाइलिंग का काम अभी चलता है, एजीएम हो जाती है एंड ऑल, ठीक है। साफ जब तुम्हें अपॉइंट किया जाएगा तो बोला जाएगा भैया 7 बजे तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, सुबह 10 से 7 बजे, लेकिन क्योंकि क्रूशियल टाइम चल रहा है तो थोड़ा कॉपरेट कर लेना। क्या कॉपरेट कर लेना, 10, 11, 12 भी अगर बच जाएंगे तो प्लीज भैया काम देख लेना, बिल्कुल ऐसे टाइम मिलाकर घर मत चले जाना, ठीक है। तो आप कॉपरेट करो, एक है मेन काम, एक है साइडर। साइडर काम कौन सा हो गया, जो आपने एक्स्ट्रा ओवर टाइम दिया, जो एम्प्लॉयर आपसे कॉपरेटिव की उम्मीद कर रहा है। तुम हो नाराज, तुमको दिखाना है अपना गुस्सा, तुमने कहा कि मेरे लेटर में लिखा था मैं 7 बजे चला जाऊंगा, मैं 7 बजे जा रहा हूँ, अपनी नाराजगी कैसे दिखा रहे हो, मेन काम कर रहे हो, मेन काम कर रहे हो, लेकिन कौन सा काम नहीं कर रहे हो, वो ओवर टाइम नहीं करो, वो साइडर काम नहीं कर रहे हो तुम, जो एम्प्लॉयर का बनता भी नहीं है उसको ये सर्विस देना, जस्ट बिकॉज आप कॉपरेटिव हो, ठीक है। लेट उन्होंने क्या, पहले उन्होंने नहीं बताया, अब आखिर आखिर में डेडलाइन में आए तो भैया गलती आपकी है। तो साफ इन्होंने बोला मेन काम नहीं रुका है, साइडर काम रुका है, तो ये स्ट्राइक नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है। हमने यहाँ पे कितने टाइप पढ़े, 5, पीछे से शुरू करेंगे। सबसे लास्ट वाला क्या बोल रहे हैं, वर्क टू रूल, जैसा रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड था उतना ही काम करो, उससे एक ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल एक मैं आपको बता रही हूँ, अभी तुम्हारा सीएस वाला काम समझ में आया। ये दूसरा एग्जाम्पल, मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्शन एक दिन का 50 होता है, लेकिन क्योंकि हम ओवर टाइम कर 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 आपकी फैक्ट्री को ज्यादा मुनाफा देते हैं बॉस को, है ना, तो हम और 50 का कर लेते हैं। कैपेसिटी करने की कितनी है 50, लेकिन हम कितना काम करके देते हैं 100, लेकिन क्योंकि हमें अपनी नाराजगी दिखानी है तो हम बस 50 की लिमिट करेंगे, उसके बाद हम घर चले जाएंगे, हम नहीं कर रहे। दैट मीन्स आप नाराजगी दिखा रहे हो, लेकिन इसमें मेन काम रुका नहीं है, इसलिए इसे स्ट्राइक भी बोलेंगे नहीं। क्या वर्क टू रूल समझ में आए, रूल के अकॉर्डिंग काम करना, उसे एक ज्यादा नहीं। चलो जरा ई पॉइंट और बी पॉइंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है, बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में काम चल रहा है, यहाँ पे नुकसान पहुंचा दिया और वहां नुकसान नहीं है, एडिशनल काम करने से मना किया, और यहाँ तो क्या बोला, मेन काम की ही ऐसी तैसी कर दी इन्होंने भाई। क्या बात समझ में आ रहा है। चलो फिर उसके बाद सी तो समझ में आ गया, भूखा रहना और भूखे से किसी और को इफेक्ट होना, इलीगल नहीं। उन्होंने कहा हम स्ट्राइक नहीं मानते, ये टाइप ऑफ स्ट्राइक है नहीं, तुम्हारा स्ट्राइक इज जेन्युइन, इनका स्ट्राइक जेन्युइन नहीं है, सही नहीं है, अनजस्ट है। इलीगल नहीं बोलेंगे, अनजस्ट बोलेंगे, ठीक है। इलीगल और अनजस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे। इलीगल मतलब क्या, गलत, गलत इंटेंशन, यहाँ गलत इंटेंशन नहीं है, लेकिन जस्ट नहीं है, जस्टिस नहीं है इसमें। मतलब यहाँ के फॉर एग्जाम्पल ये कैलकाता
का हॉस्पिटल है और ये यहाँ जबलपुर का है, यहाँ के लोग करें, जबलपुर के लोगों को उसकी बहुत नुकसान हो रहा है, मतलब कि मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है उनको, तो ये अनजस्ट है। जस्टिस हमारे साथ नहीं हो रहा है, जबलपुर के लोगों के साथ, तो इसे इलीगल टर्म यूज नहीं करके अनजस्ट बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है। डन, क्लियर है बच्चों? चलो, कोई भी ऐसा जो नहीं समझ में आया? टाइप ऑफ स्ट्राइक समझ में आया? पहला स्ट्राइक का मीनिंग समझ में आ गया, उसकी इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ गई, फिर टाइप ऑफ स्ट्राइक। नेक्स्ट क्या लिखा है? क्या लिखा है? लीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक। अब जितनी बातें मैं कहूंगी, है ना, पहले मैं यहां से बता रही हूँ, फिर यहाँ पे अंडरलाइन भी करवा देंगे। पहला, दो बातें, स्ट्राइक हमेशा क्या होना चाहिए? अभी डिफरेंस बताए, लीगल और जस्ट। अगर लीगल है और जस्ट है, मतलब जस्टिफाई है, तो यस, ऐसा स्ट्राइक हो सकता है, और इसके लिए आपको क्या मिलेंगे? वेजेस मिलेंगे। 10 दिन का स्ट्राइक है, 20 दिन का, 30 दिन का स्ट्राइक है, भैया बॉस तुम्हें इसके लिए वेजेस देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, भले ही स्ट्राइक था, काम नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि लीगल और जस्ट था। दूसरा, स्ट्राइक क्या है? इलीगल है और अनजस्टिफाइड है, गए काम से, सही है ही नहीं, अनजस्ट है। जैसे मैंने बोला, इनकी कंपनी जो करी वो अनजस्ट है ना, हम नहीं देंगे तुम्हें सैलरी, हम नहीं देंगे तुम्हें पैसे, समझ में आए? लीगल जस्ट है तो पैसे मिलेंगे, लीगल जस्ट नहीं है तो पैसे नहीं, इलीगल है तो भी नहीं मिलेंगे, और दूसरा रीजन क्या है? अनजस्ट है तो भी नहीं मिलेंगे। कौन से वाले केस में? वही जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था, सिंपैथी वाला। नेक्स्ट, इफ बोथ वर्कर और मैनेजमेंट इक्वली, जब कंक्लूजन समझ में आया तो हमें समझ में भैया दोनों की गलती थी, एम्प्लॉयर की भी गलती थी और एम्प्लॉय की भी, तो एक काम करते हैं, आधा आधा दे देते, आधा आधा खेलो, ठीक है? अगर लीगल जेन्युइन है, पूरा देना पड़ेगा। दूसरा केस, लीगल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। तीसरा केस, दोनों की बराबरी की गलती थी, आधा दे दो वेजेस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक तो बात ठीक थी, यहां जाके टोटली स्टेटमेंट बदल जाते। बैंक ऑफ इंडिया का एक केस है, इसमें क्या हुआ था? स्ट्राइक लीगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्कर आर नॉट एंटाइटल्ड टू वेज फॉर द डेज व्हेन दे डिडंट, नो वर्क नो पे। पहले तक केसेस ऐसे देखे जाते थे, बाद में एक केस आया बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला लीगल हो, जस्ट हो, इलीगल हो, अनजस्ट हो, फर्क पड़ता नहीं, आज से पैसा बंद। तुम्हारे स्ट्राइक के कोई भी रीजन हो, पैसे नहीं देंगे, काम थोड़ा ना कर रहे हो, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करो तो पैसा नहीं मिलेगा। अर्लियर कोर्ट कभी यस बोलता था, सम टाइम यस बोलता था, कभी नो बोलता था। नाउ द लॉ इज सेटल, फाइनली लॉ ने डिसीजन निकाला, नो वर्क नो पे, इफ स्ट्राइक इज लीगल तो भी फर्क नहीं पड़ता, पैसे नहीं मिलेंगे। अब यहाँ अलग अलग केसेस हैं, यहाँ जितने भी केसेस है इनका कंक्लूजन ये है, पहले क्या बोलते थे? स्ट्राइक शुड बी बोथ लीगल और जस्टिफाई, तो यस वेजेस तो मिलेंगे, डन। ये पहले दो पैराग्राफ ये बोलते हैं। फिर उन्होंने बोला केस ऑफ स्ट्राइक लीगल जस्ट, फिर से सेम बात है, वर्कमैन विल गेट फुल वेजेस, यहाँ पे उन्होंने पूरी बात कंप्लीट करी। स्टार्टिंग के 3 पैरा, ऊपर कुछ नहीं है, वो कुछ सेक्शंस के रेफरेंस दे रखे, कंसेप्ट उन्होंने नेक्स्ट 3 पैराग्राफ में बताया। लीगल जस्ट होंगे तो फुल वेजेस मिलेंगे, समझ में आया? आप भी ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे, इलीगल है, अनजस्ट है, तो बिल्कुल वेजेस नहीं मिलेंगे, ये बताया। लेकिन एक डॉक्ट्रिन आया, क्या लिखा है डॉक्ट्रिन का नाम बताओ? अपोर्शमेंट ऑफ ब्लेम। अभी मैंने बताया आधा आधा, क्या बताया? आधा आधा क्या बताया? दोनों की इक्वली, है ना, दोनों की गलतियां हैं, तो अगर दोनों को गलती है तो हाफ वेजेस मिलेंगे। अभी तक बातें यहां तक तो ठीक थी, जो समझ में आ गया, जो अभी वहां पे भी मैंने शॉर्ट में तुम्हें बताया, ठीक है? बात कहां से बदलती है? बैंक ऑफ इंडिया वाले केस से, whether strike is legal illegal worker are liable to loss wages। भैया अब तो उनको नुकसान लेना पड़ेगा। तो पहले स्टार्टिंग में कोर्ट के डिसीजन ऐसे आते थे, दे दो नहीं दो, आधा आधा खेल लो, उन्होंने कहा नहीं। अब इसके बाद जितने भी अब आज की डेट में डिसीजन आएंगे वो क्या बोलेंगे? स्ट्राइक मतलब नो वर्क नो पे, दैट्स इट, खत्म। समझ में आ गई बातें? ठीक, यहां जाके आपका पहला स्ट्राइक खत्म होता है, समझ में आ रही बातें? लॉकआउट क्या बताया था? स्ट्राइक किसका वेपन था? एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयर गुस्सा दिखा रहा है, अभी तक तुम लोगों ने गुस्सा दिखाया, कैसे कैसे गुस्सा दिखाया? स्टे इन, पेन डाउन, टूल डाउन, गो स्लो, है ना, वर्क टू रूल, सिंपैथी, और एक और था कौन सा? हंगर स्ट्राइक। ये तुम्हारा है, अब आ जाओ और लॉकआउट कर रहा है। सस्पेंशन ऑफ वर्क बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का भैया मैं अब काम रोक रहा हूँ, फैक्ट्री में लगा दिया ताला। टेम्परेरी क्लोज कर दिया प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सस्पेंशन ऑफ वर्क, रिफ्यूजल बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने साफ बोला अब काम नहीं चलेगा, ठीक है? स्ट्राइक एक तरीके से एम्प्लॉय का वेपन है और लॉकआउट किसका वेपन है? एम्प्लॉयर का, दोनों के अपने अपने हथियार। अब ये अपना हथियार यूज कर रहे हैं, समझना।
मियर सस्पेंशन ऑफ वर्क, बस काम रोक दिया, समझना है ना। काम क्यों रोका? मटेरियल खत्म हो गया था। अब मटेरियल ना इंडिया के बाहर से आता है, मटेरियल आने में टाइम लग रहा है, तो मैंने 2 हफ्ते के लिए बंद किया। तो क्या इसे लॉकआउट बोलेंगे? अगर मैंने फैक्ट्री में ताला लगाया जस्ट बिकॉज एम्प्लॉयज को प्रेशराइज करने के लिए, सही तरीके से काम करने के लिए, नहीं तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी और तुम लोग सड़क पर आ जाओगे, अगर मेरा इंटेंशन ये है ना, तो वो लॉकआउट है। मतलब लॉकआउट का प्योर मीनिंग बता रही हूँ। लॉकआउट मतलब क्या? लॉकआउट मतलब क्या? प्रेशर देना एम्प्लॉयज को। रीजन अगर कुछ और है, रीजन क्या है? मेरी खुद की तबियत खराब है, मैं इंस्ट्रक्शन ऑर्डर दे नहीं पा रही इसलिए बंद कर दिया। रीजन क्या है? रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई। तो अगर अदर रीजन है तो लॉकआउट नहीं है। लॉकआउट का मतलब काम रोकना जस्ट बिकॉज तुम्हें सबक सिखाने के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वापस से लैंग्वेज रीड करियो। मियर सस्पेंशन ऑफ वर्क नहीं माना जाएगा लॉकआउट अनलेस इंटेंशन क्या होना चाहिए कि भैया पार्ट ऑफ एम्प्लॉय इज रियलाइजेशन देना, एम्प्लॉय को रियलाइज करवाना कि भैया तुम काम सही से नहीं कर रहे हो, बंद कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आओ, lockout employee refuse to continue employ workman employed by him even though there is a no intention to close down in the unit. Essence of the lockout is refusal to employ to continue employ workman. If the suspension work is ordered should be lockout. क्या ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो एकदम शॉर्ट में अगर मीनिंग बताऊं, यहाँ नहीं है मीनिंग, ठीक है, मीनिंग समझ में आया? नीचे आओ, ये क्या लिखा है, आओ, यहाँ उन्होंने प्रॉपर बोला। इस केस में, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा का जो केस है इसमें क्या हुआ था? बंद कर दिया था। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। क्यों? क्या रियलाइजेशन करवाना चाहते थे? टीच देम अ लेसन। इसका मतलब क्या? सबक सिखाना चाहते थे। प्योर इंटेंशन लॉकआउट का मतलब अब समझ में आया। फैक्ट्री में ताला मारा सबक सिखाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल गुस्सा, टेस्ट नहीं देना, टेस्ट नहीं देना, टेस्ट नहीं देना, गुस्सा। कैसे दिखा रही हूँ गुस्सा में? हा 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 हा। बट अच्छा, थोड़ा डिस्कस। हाँ, तो सबक सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए अगर बंद किया है तो फिर वो माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलो पहले बताओ समझ में आ गया? अभी क्या पढ़ा? लॉकआउट पढ़ा। पहला स्ट्राइक, लॉकआउट। तीसरा क्या है बताओ? ले ऑफ का मतलब कुछ समय के लिए निकाला। ठीक है, चलो। फेलियर, रिफ्यूजल, इनएबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय टू गिव एम्प्लॉयमेंट फॉलोइंग रीजन। रीजन उसका क्या है? थोड़े टाइम के लिए भैया माल नहीं पहुंच पाया है तो क्यों फ्री में मैं पैसा दूं। ठीक है, तो शॉर्टेज ऑफ द कोल हो गया, पावर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। ये क्या लिखा है? एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक का मतलब बहुत माल लेके खरीद लिया, एक्यूमुलेट हो गया है, सेल उतनी हुई नहीं है। अब सेल हुई नहीं है, इतने एम्प्लॉयज को रख के करूंगा क्या? नुकसान हो जाएगा। एक बात बताओ, कॉस्ट कटिंग करें एक तरीके से हम, लेकिन कुछ टाइम के लिए, ये टेम्परेरी है, लेकिन अभी रिट्रेंचमेंट भी पड़ेंगे। यहाँ पे उन्होंने बोला भैया बहुत माल आ गया है, बिका नहीं है, काम थोड़ा सा कम है, क्या बंद करना है? बच्चों कहाँ है रिमोट? एसी का रिमोट। चलो, ब्रेक डाउन दी मशीनरी, मशीनरी खराब हो गई है भाई, बाढ़ आ गई है, ठीक है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन जिस कारण से टेम्परेरी पीरियड के लिए बंद किया। ठीक है, एनी अदर। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब यहाँ पे 1 2 3 ये 3 पैरा, ये 3 पैरा, ये 3 बातें, थोड़ा कंसेप्ट को समझना। ठीक है, ले ऑफ का मतलब क्या है? टेम्परेरी टाइम के लिए हमने आपको काम नहीं दिया है, बाद में कुछ समय बाद बुला देंगे। वर्कर रिपोर्ट करता है ड्यूटी पर और 2 घंटे तक उसे अगर काम नहीं मिलता है तो मान लिया जाएगा भैया काम नहीं है, घर जाओ वापस। अगर आप घर जा रहे हो तो हम इसे मान लेंगे फुल डे के लिए आप घर चले गए हो। ठीक है, लेड ऑफ हो चुका है, लेकिन क्योंकि पहले से इन्फॉर्म नहीं किया था, वो फैक्ट्री में आके खड़ा हो गया था, 2 घंटे तक उसने मस्त टाइम पास किया, अपने घर से तो निकला, पेट्रोल खर्च किया, तो आपको उसको 50% वेजेस देने पड़ेंगे। कोई अगर लेबर आता है, आप उसे कहते हो कि नहीं काम नहीं है, तो नॉर्मली तुम लोग वेजेस अगर किसी लेबर क्लास से डील करते हो तो वो क्या कहते हैं कि तुम लेकर आओगे तो थोड़ा तो खर्चा पानी दो भैया, मैं यहाँ तक आया हूँ, है ना। आप पहले बता देते, आपने पहले नहीं बताया, यहाँ पर आ गया हूँ, 2 घंटे वेट भी किया, उसके बाद बोलते काम नहीं है, तो मेरा जो ये 2 घंटा वेस्ट हुआ है उसका क्या? तो उन्होंने कहा कि आपको 50% वेजेस देने पड़ेंगे एज अ कंपनसेशन। पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा, पहले इन्फॉर्म कर देता नहीं आना, ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में काम आ गया, तुरंत फोन करके बोला भैया सेकंड हाफ में तो लंच के बाद आ जा। अगर लंच के बाद वो काम कर रहा है ना आधे दिन के लिए, आधे दिन के लिए काम करे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आधे दिन का ले ऑफ है और आधे दिन का वेजेस देना पड़ेगा। पहले दूसरे में डिफरेंस क्या है? पहले दिन में वो आ गया था और 2 घंटे तक वेट किया, ठीक है,
तो आपको 50% वेजेस देने पड़ेंगे, क्योंकि भैया माना जाएगा कि उसने फर्स्ट हाफ काम किया है, पहले इन्फॉर्म किया था, फर्स्ट हाफ नहीं आया, सेकेंड हाफ आपने उसे बुला लिया तो सेकेंड हाफ आया, फर्स्ट हाफ तो ले ऑफ है ना, तो सेकेंड हाफ का पैसा उसका बनता है वो दे देने का। नेक्स्ट, सेकेंड हाफ बुला लिया और स्टिल उसे काम नहीं दिया, ज्यादा गुस्सा हो जाएगा वो। अब पहले फर्स्ट हाफ में फोन करके बोलते मत आना, काम होगा तो मैं सेकेंड हाफ में बुला लूंगा। सेकेंड हाफ में आपने बुला लिया और फिर उसको काम नहीं दिया, खड़ा है वो सेकेंड हाफ में, तो आपको क्या देना पड़ेगा, पूरा पैसा देना पड़ेगा। ये तीन बातें समझ में आ रही है क्या? पहले में आपने उसका टाइम बर्बाद कर दिया, आधा देना पड़ेगा। सेकेंड हाफ में बर्बाद कर दिया, पहले फर्स्ट हाफ में बर्बाद किया, देना पड़ेगा आधा, सेकेंड हाफ बर्बाद किया, देना पड़ेगा। सेकेंड हाफ में कैसे बर्बाद किया इन लोगों ने, बुलाकर, तो फुल देना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड हाफ में काम करवा लिया तो फिर आधा वेजेस तो देना बनता है, आधा ले ऑफ मर जाएगा। तो क्या आधा आधा ले ऑफ समझ में आया? फिर उसके बाद आखिरी वाला पॉइंट समझ में आया, वेजेस याद रखोगे। तो बस ये मैंने प्रेजेंटेशन डिफरेंट है और ये सब वो सारी चीजें, ठीक है। 2 घंटे वेट किया, ठीक है, फर्स्ट हाफ में, या फिर उसका सेकेंड हाफ बुलाकर उसको तब भी काम नहीं दिया, चलो हाँ ये सब मिल जाएंगे, ठीक। शॉर्ट ये सब मिलेंगे, एक्चुअली में सबके शॉर्ट है, ये सब है शॉर्ट, ठीक है। लेकिन मैं अभी पहले, क्योंकि डिटेल वर्जन है तो डिटेल वर्जन से पढ़ा रही हूँ, फिर ये सारी चीजें, ठीक है, आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएंगी। चलो, क्या ये रिपीट दिख रहा है? ले ऑफ मतलब क्या, एम्प्लॉयर काम नहीं दे पा रहा है, वही शॉर्टेज ऑफ द कोल पावर रॉ मटेरियल एक्यूमुलेशन ब्रेकडाउन मशीनरी नेशनल कैलेमिटी, लेकिन अदर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्या लिखा है, ये पढ़ो मुझे बताओ। पैसों की कमी है, ये रीजन नहीं होना चाहिए। काम बहुत है, पैसे नहीं दे पाएंगे, ये रीजन नहीं है। अदर में सब आ जाएगा लेकिन पैसों की कमी वाला ऑप्शन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो, राइट टू ले ऑफ कैन नॉट बी, ये कोई इनहेरेंट राइट नहीं है। जिस दिन हमने आपको ज्वाइनिंग दी थी तो हमें आपको पहले ही बोल दिया था, कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था, जब जब काम कम होगा तब तक हम आपको मना कर देंगे और उस दिन का पैसा भी नहीं देंगे। राइट, एम्प्लॉयर का ऐसा राइट नहीं है कि वो हमेशा ले ऑफ करेगा, इनहेरेंट राइट नहीं है। इट मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में कि भैया आपके साथ आना जाना कर सकते हैं, अगर ऐसा लिखा है तो अलाउड है। आपके साथ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया हमने आपको जॉब दे दी और मर्जी से कभी भी ले ऑफ करे, ऐसा चलेगा नहीं। पहले से टर्म्स एंड कंडीशन में स्पेसिफाइड है तो ही करोगे, अदरवाइज नहीं। कंसेप्ट क्लियर है? एक होता है ले ऑफ, एक होता है क्लोज डाउन। क्लोज डाउन मतलब क्या, पूरा बंद कर दिया, परमानेंट बंद। ले ऑफ मतलब क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी निकाल रहे हैं। चलो, डिफरेंस बिटवीन ले ऑफ और लॉकआउट तुम पहले मुझे खुद से बताओ, बाद में रीड करेंगे। चलो बताओ, ले ऑफ में क्या हो रहा था, टेम्परेरी पीरियड के लिए निकाल रहे थे। लॉकआउट में क्या हो रहा था, एम्प्लॉयर निकाल रहा था सबक सिखाने के लिए। ले ऑफ में कोई सबक नहीं सिखा रहे भाई, ले ऑफ में क्या उसकी दिक्कत है, माल आया नहीं है, ठीक है, एक्यूमुलेट हो गया है, ये सारे रीजन है। तो आ जाओ, एम्प्लॉयर रिफ्यूज टू गिविंग एम्प्लॉयमेंट, किसमें, ले ऑफ में मना कर देता है क्योंकि सबक सिखाना है। लॉकआउट में डेलिबरेट कुछ नहीं करता है वो, ठीक है। ले ऑफ में बिजनेस कंटिन्यू चलता है, लॉकआउट में बिजनेस बंद करके रखा है, भले ही टेम्परेरी पीरियड के लिए। लॉकआउट में क्या होता है, कोई भी वेजेस वगैरह नहीं दे रहे हैं, अनलेस अनजस्ट है तो देना भी पड़ रहा था, पड़ा था अभी ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, ले ऑफ रिजल्ट इज ट्रेड रीजन, ले ऑफ क्यों कर रहे हैं, ट्रेड रीजन, ठीक है। रॉ मटेरियल नहीं है, आकर क्या करोगे, यहाँ पे मक्खी मारोगे क्या, इससे अच्छा घर जाओ, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, लॉकआउट वेपन है, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना चाहता है एम्प्लॉयर। लॉकआउट में क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन पेनल्टी है, लेकिन ऐसा कुछ ले ऑफ में नहीं। डिफरेंस समझ में आ रही है बातें, कंसेप्ट क्लियर है, खुद से डिफरेंस बना लोगे, ठीक है। चलो, यहां तक समझ में आ गया, ये आखिरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद चैप्टर पूरा का पूरा जनरल है। यही था जो टेक्निकल था, आखिरी क्या लिखा है, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट, दोनों में डिफरेंस समझना। ले ऑफ में निकाला जा रहा है उनके खुद के रीजंस के कारण, वो रीजंस क्या है, शॉर्टेज रॉ मटेरियल की, नेशनल कैलेमिटी, ये सारी चीजें थी, है ना। ये क्या बोल रहे हैं, हमेशा के लिए एम्प्लॉयर ने निकाल दिया, वहां टेम्परेरी पीरियड के लिए निकाला जा रहा था, यहाँ हमेशा के लिए निकाल दिया, जस्ट बिकॉज क्यों, बिजनेस बहुत डाउन चल रहा है, मुझे कॉस्ट कटिंग करनी है, हमेशा के लिए निकाल दिया। क्या बात समझ में आ रही है? तो ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट बेसिक डिफरेंस, ले ऑफ कभी कभार निकाला जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, जो अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में पहले से बता के रखा है कि काम कम रहेगा तो नहीं कुछ दिन ऑफ भी रहेगा आपका। लेकिन रिट्रेंचमेंट में क्या है, आपने प्रॉपर रेगुलर एम्प्लॉय को निकाल दिया हमेशा के लिए। जैसे कि बीच बीच में आपने खबरें सुनी होंगी, बाईजूस की सुनी होंगी, अनअकैडमी, इन सब की सुनी होंगी, है ना, कि कहते बहुत सारे टीचर्स को निकाला जा रहा है, हमने ये सब बहुत सुना था ना, क्योंकि अब
उस प्रोफेशन के हैं इस कारण से, ठीक है। तुम लोगों ने शायद ये सब नहीं सुना होगा कि भाई एकदम से बहुत हायरिंग करी, है ना, लाखों करोड़ का पैकेज दिया और एकदम से निकाल दिया जब देखा कि मार्केट उतना नहीं है। कोविड के टाइम पे कितनी हायरिंग चल रही थी, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कोविड में कितने लोगों को निकाला गया था, जस्ट बिकॉज बिजनेस उतना नहीं है तो हमेशा के लिए निकाल दिया, दैट वाज रिट्रेंचमेंट। ले ऑफ क्या है, ऑन ऑफ कर रहे हैं, महीने में कर रहे हैं, साल भर में कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा है, लेकिन रिट्रेंचमेंट कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी ना लिखा है। ये तो हम अपने बिजनेस को डाउन जाता हुआ देख रहे हैं, हम अपनी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हट निकाल रहे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो टेम्परेरी और ये क्या है, परमानेंट। ठीक, चलो आ जाओ। एनी रीजन, ये कह रहे पनिशमेंट नहीं, डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं, ठीक है, ये कोई सबक वबक ये सारे रीजंस नहीं है। आ जाओ, रिटेंचमेंट में क्या क्या कवर नहीं होता है, खुद से कोई वॉलंटियर बनकर रिटायर हो रहा है तो वो नहीं है। सुपर एनुएशन समझते हैं, वो एज वहां हमने क्या पढ़ी थी 58, कहीं 58 होती है, 60 होती है, 62 होती है। रिटायरमेंट अगर हो रहा है, ए और बी में डिफरेंस, 35 में वॉलंटियर रिटायर हो रहे हैं हम, 35 में हो जा रहे, 45 में खुद से हो रहे, या फिर रिटायरमेंट वाली एज हो गई है, ठीक है। चलो बीबी पॉइंट क्या बोल रहा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होता है, 2 साल काम करेंगे, 2 साल के बाद रिन्यू करना था, हमने रिन्यू नहीं किया, जस्ट बिकॉज बिजनेस इतना मिल नहीं रहा है, नहीं करेंगे रिन्यू। नेक्स्ट टर्मिनेशन, क्या लिखा है, क्यों छोड़ दिया, इतनी तबियत खराब होती है, इतनी तबियत खराब, तुम काम ही नहीं कर पाते। कुल मिलाकर हम निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, रिट्रेंचमेंट ये बोलता है, लेकिन निकालने के इन्होंने कहा अपने खुद के रीजन से, बिजनेस डाउन चल रहा है, कॉस्ट कटिंग करें, लेकिन ये सब रिट्रेंचमेंट नहीं है। अगर कोई खुद से वॉलंटियर रिटायर हो रहा है तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं है ना, रिन्यू नहीं किया, सुपर एनुएशन वाली सिचुएशन है, या फिर तबियत खराब होने के कारण डिसकंटिन्यू करे तो ये सब रिट्रेंचमेंट नहीं है। क्लियर है, चलो तो है क्या, उन्होंने कहा पहला कंडीशन, टर्मिनेशन सर्विस का एंड होना चाहिए, एम्प्लॉयर ये करेगा, और ये कोई पनिशमेंट देने के लिए नहीं कर रहा, वो खुद अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है इसलिए वो कर रहा है। और एक्सक्लूड करो वो सारे पॉइंट जो ऊपर हमने पढ़ा, ए बी 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 सी सी, समझ में आया, बताओ। जो ये फोर्थ वाला पॉइंट है ना, एक्सक्लूड करना टर्मिनेशन, वो जो एग्जाम्पल्स ऊपर दे रखे हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सारी टेक्निकल चीजें खत्म होती है, अब जनरल जनरल बातें। अवार्ड का मतलब तुम क्या समझते हो, आर्बिट्रेशन वाला डिसीजन, इंट्रीम हो चाहे फाइनल हो, दोनों, ये लिखा है। अवार्ड मतलब इंट्रीम फाइनल डिटर्मिनेशन दोनों के दोनों केसेस के थ्रू, ये बता रहे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में बीच का रास्ता निकाला जाएगा, दैट वाज अवार्ड। चलो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या समझते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूरी लिस्ट दी और बोला ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और ये स्टेट, ये लिस्ट दे दे के जरा तुम थोड़ा सा एक बार ऊपर ऊपर से बता रही, ठीक है। डॉक वर्कर्स की बात हो रही है, देन उसके बाद इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, ट्रस्टी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, माइंड का काम आ गया, प्रोविडेंट फंड का काम आ गया, मिसलेनियस आ गया, पूरी लिस्ट दे रखी है, ट्रस्ट वगैरह, ये पूरी लिस्ट दे दी। इन सबको कंट्रोल करने वाला कौन है, सेंटर, और लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है, लिस्ट खुद से एक बार रीड करना। बाकी इसके अलावा जो कुछ बचा मुश्किल से ही होगा, लेकिन हाँ बचा है, ठीक है, वो सब स्टेट गवर्नमेंट। डन। एवरेज पे, अब क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि भैया वेजेस देना पड़ेगा, फुल देना पड़ेगा, आधा देना पड़ेगा, ये सब, तो एवरेज पे का मतलब क्या है, वेजेस का एवरेज निकालना है। अगर आपको मंथली सैलरी मिलती है तो 3 महीने का एवरेज, अगर आपको वीकली सैलरी मिलती थी तो भैया 4 हफ्तों का एवरेज निकालो, अगर आपको डेली मिलती थी तो 12 दिन, 12 दिन जो आपने जब भी छोड़ा वहां से 12 दिन का जो एवरेज है उसकी एवरेजिंग करनी पड़ेगी। Calculation cannot be made, calculate on the average wages during the period of he actually work। अगर ये मंथली, वीकली और पर डे का कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो इन्होंने कहा कि सुनो, जितने दिन काम किया ना उस काम के हिसाब से एक एवरेज निकाल लेना। पहले तो एवरेज इन्हीं 3 तरीके से निकालना, नहीं निकाल पा रहे हो तो जितने दिन की वर्किंग है उस हिसाब से समझ लेना। क्लियर है बच्चों, चलो। क्लोजर मतलब क्या, परमानेंट बिजनेस को बंद कर दिया, पूरा एक बिजनेस है उसका एक छोटा सा पार्ट अंडरटेकिंग को। कंट्रोल इंडस्ट्री रिपीट, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। एम्प्लॉयर हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, अगर वो गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के तो जो वो हेड है, अगर लोकल है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके एजेंट भी हो सकते हैं, सारे के सारे एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब वो जो कंट्रोल कर रहा है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है बताओ, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मतलब पब्लिक जो यूज करती है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, रेलवे, चाहे वो पैसेंजर हो चाहे वो गुड्स का हो, सर्विस कौन से, पोर्ट, डॉक, सेफ्टी वाले काम, पोस्टल, टेलीग्राफ, टेलीफोन सर्विस वाले, सप्लाई पावर, लाइट, वाटर टू द पब्लिक, पब्लिक जो भी सर्विस, सैनिटेशन। देखो यार अच्छे प्रेजेंटेशन में बस डिफरेंस ये होता है कि भैया हमें ऐसा दिखता है, दिखने में अच्छा लगने लगता है और कुछ नहीं, ठीक है। आओ, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का मीनिंग समझ में आ रहा है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि अगर स्ट्राइक करने वाले लोग कौन से हैं, ये पब्लिक यूटिलिटी, तो तुम्हारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या, कल बोला स्ट्राइक और कल से नहीं करोगे, आपको पहले एक नोटिस देना पड़ता है,
क्या ये बात समझ में आ रही है? नोटिस के अकॉर्डिंग सब लोग अपने जो प्लान्स है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 2 महीने 1 महीने पहले की मैंने टिकट करा के रखी है, समझना, ठीक है, मेरा प्लान है दिसंबर में घूमने जाने को, तो मैंने दिसंबर की ट्रेन की टिकट करा दी। अब ये लोग कह रहे हैं कि भैया, या फिर बस की टिकट करा दी, एयर टिकट करा दी, ठीक है, समझना, रेलवे की टिकट करा के बैठी हूँ मैं, और इन्होंने बोला भैया स्ट्राइक है, मैं तो स्टेशन में ऐसे बैग लेके खड़ी हूँ, स्ट्राइक है, आप क्या करेंगे? क्या बात समझ आ रही? तो पहले 1 महीने पहले नोटिस आ जाएगा, तो कुछ एक टाइम है, पब्लिक यूटिलिटी वाली सर्विस तुम अचानक से स्ट्राइक नहीं कर सकते, तुमको कुछ अलग से कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया लोग उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर ले। तो पब्लिक यूटिलिटी में ये सब आते हैं, इन सब को वो रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे पब्लिक यूटिलिटी वाले, तो इसलिए उन्होंने पूरी लिस्ट बता दी, आगे चल के उससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? प्रोवाइडेड दैट कभी भी ये लोग स्ट्राइक बहुत लंबी नहीं करेंगे। मैक्सिमम इनकी स्ट्राइक कितनी हो सकती है? 6 महीनों की, मतलब ये मैक्सिमम ब्रॉडर साइड बोला उन्होंने, ठीक है। तुम कभी भी ऐसे नहीं कि 1-1 साल के लिए स्ट्राइक में चले गए, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का स्ट्राइक होगा। बट में आप इस स्ट्राइक को 6 महीने से बढ़ाना चाहते हो, बढ़ा दो, लेकिन एक एक्सटेंड में 6 महीने ही होगा। इससे तुम्हारी बातें नहीं मानी, आप फिर से काम करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से स्ट्राइक चालू करेंगे, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं। एक बार में 6 महीने मतलब कंटिन्यू एक बार में 6 महीने होंगे, फिर आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, वापस काम करना पड़ेगा, और फिर दोबारा से आप 6 महीने ले सकते, लेकिन एक बार में 6 महीने से ज्यादा नहीं। मैक्सिमम कितना ले सकते हो? 6 महीने, उससे ज्यादा बढ़ा सकते हो हाँ, लेकिन 6 महीने के बाद पहले काम करो, उसके बाद बढ़ाओ, मतलब गैप होना चाहिए, वो ये कह रहे, क्योंकि आपका काम पब्लिक इंटरेस्ट वाला है, पब्लिक बहुत परेशान होगी, और हम नहीं चाहते आपकी जो भी डिमांड है उसके चक्कर में पब्लिक को सफर हो, ठीक है। तो फिर वो सरेंडर हो जाते, कुल मिला के जो भी अथॉरिटीज होती है, गवर्नमेंट भी बैठ जाएगी, बोले भैया प्लीज मान लो यार हमारी बातें, ठीक है। चलो, कंसेप्ट क्लियर है? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में भी कैरिड आउट बाय दी, वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी, है ना, प्राइवेट सेक्टर भी अगर वो कर रहा है तो यस वो है, ठीक। चलो, इसलिए पहले से ना इन्फॉर्म कर दिया जाता है, अगर तुम नोटिस करोगे, ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्टर का एग्जांपल लूं, जो सीरियस मैटर होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल मरने वाली सिचुएशन में है, तो यार थोड़ा तो इंसानियत जागती है, सीरियस केसेस को लिया जाता है फिर वो, कि भैया वैसे तो है, लेकिन जिनका पहले से टाइम दे रखा था कि भैया तुम 4 तारीख को आना, तुम्हारा 4 तारीख को ऑपरेशन होगा, क्या वो सारे ऑपरेशन किए जाएंगे? नहीं किए जाएंगे, ठीक है, लेकिन तुरंत इमरजेंसी वाले केसेस देखे जाते हैं, फिर वो कुछ रूल्स होते हैं, फिर वो ठीक है, फिर वो थोड़े एथिकेट्स होते हैं कि भैया समझना पड़ता है ना। चलो, सेटलमेंट मतलब क्या है? डिस्प्यूट का सेटलमेंट, ठीक है। चलो, जो भी आपने अपने बीच में समझौता किया, अग्रीमेंट रिटन एम्प्लॉयर वर्कमैन के बीच में, दैट वाज सेटलमेंट, ठीक है। ट्रेड यूनियन मतलब जो ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड है, हमारी फैक्ट्री के सारे वर्कर्स ने अपना खुद का एक ट्रेड यूनियन बनाया और रजिस्टर्ड करवाया, डन। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मतलब ओनली प्रैक्टिस जो 5th शेड्यूल में दे रखी है उन सबको अनफेयर बोलेंगे। वेजेस, वेजेस मतलब क्या? सारे के सारे रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग क्या? अलाउंस, डिनर्स अलाउंस। अब देखो वेजेस की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। इसमें क्या बोला? हाउस एकोमोडेशन इंक्लूड है, लाइट वाटर मेडिकल अटेंडेंस अदर एमेनिटीज, ये देखो क्या लिखा है, कंसेशनल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, कहीं था कहीं नहीं था, और यहाँ पर इंक्लूड है। अब क्या इंक्लूड नहीं है? बोनस को कहीं नहीं बोला गया है, बोनस को साफ बोले, इंसेंटिव बोनस अलग है, काम कर कर तुम्हें बोनस वो अलग है, ठीक है। अदरवाइज उन्होंने बोला बोनस नहीं मिलेगा। पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, इनको भी नहीं जगह मिलती है। प्रमोशन ऑफ दी सेल कर दिया तो प्रमोशन उसको भी नहीं माना जाएगा, ठीक। चलो, अब ये सारी अथॉरिटीज है, जनरल सारी अथॉरिटीज, जिनकी इस पूरे इंडस्ट्री में जितने भी डिस्प्यूट होते हैं इन अथॉरिटी से सारे गुजरते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या लिखा है? वर्क कमिटी। उन फैक्ट्रीज को वर्क कमिटी अपने बीच, ऑडिट कमिटी याद आ रहा है? ऑडिट कमिटी बनाने की कुछ कंडीशन, ठीक है। वो इंडस्ट्री जहां पे कितने लोग काम कर रहे हैं, 100 या 100 से ज्यादा, तुम्हें एक वर्क कमिटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी 100 से ज्यादा हो गए, 100 या 100 से ज्यादा हो गए, वर्क कमेटी बनाना पड़ेगा। वर्क कमेटी का काम क्या है भैया? देखना, सिक्योर, प्रिजर्व, ठीक है, एमिटी एंड गुड रिलेशन, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में रिश्ता बना रहे, कोई डिस्प्यूट कोई झगड़ा ना हो, ये इनका काम है। चलो, अब क्या लिखा है? ये कौन सा ऑफिसर है? कॉन्सिलेशन ऑफिसर। क्या करता है? कॉन्सिलेट करवाता है, समझौता करवाता है, भैया ड्यूटी है ना, मीडिएशन, कम्युनिकेशन गैप जो हो रहे हैं उनको ठीक करो, सेटलमेंट कराओ, ठीक है। इनकी एक अथॉरिटी है, बोर्ड बना के रखा है, ठीक है। तो भैया गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू बना देना, उसमें मेंबर 2 या 4 अदर मेंबर्स रख लेना। ड्यूटी इनका क्या है? इंडिवर मतलब क्या होता है? ट्राई करना,
इंडिवर, है ना, टू ब्रिंग आउट दिस सेटलमेंट, डिस्प्यूट का सेटलमेंट आ जाए, ये बोर्ड तुम्हारा काम है, तुम्हें देखना है। इसी बोर्ड के अंदर ही क्या होते हैं, ये ऑफिसर्स होते हैं। बोर्ड अथॉरिटी, उसका एक ऑफिसर जो आगे चल के काम करेगा और ये पूरा काम करवाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, सोचो कोर्ट का काम क्या होगा, इंक्वायरीज करवाना। याद करो ऑब्जेक्ट, चलो बताओ ऑब्जेक्ट क्या था, पहला ऑब्जेक्ट क्या था, इन्वेस्टिगेट करना, सेटलमेंट करना, और गुड रिलेशन मेंटेन करना, और वो तुम तीन ट्रिपल टेस्ट में आ गई हो क्या था, स्ट्राइक, लॉकआउट, इलीगल हो रहे हैं तो रोकना, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट। ऑब्जेक्ट बच्चों, ऑब्जेक्ट, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना। ठीक है, तो बस ये कह रहे कि भैया इन्वेस्टिगेशन सेटलमेंट वाला पॉइंट आ रहा है ना, वो देख रही थी, याद है कि नहीं तुम लोग, इन्वेस्टिगेशन सेटलमेंट तो याद आ रहा है ना, तो इन्वेस्टिगेट करना कि भैया डिस्प्यूट क्या है। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पहले तो ऑफिशियल गैजेट से उनको अपॉइंट करो, वन इंडिपेंडेंट पर्सन, टू और मोर पर्सन, वन ऑफ देम चेयरमैन, ड्यूटी क्या है, इंक्वायरी करो डिस्प्यूट के मैटर्स को। लेबर कोर्ट क्या है, लेबर कोर्ट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक से ज्यादा लेबर कोर्ट बना देंगे नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें पर्सन को रखना। अब कौन लेबर कोर्ट में बैठेगा एज अ जज, समझ लो लेबर कोर्ट में मैं हूं वो जज। मैं जज बनने के लिए क्वालिफाइड तब हूं जब ही इज, मतलब अभी, हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। क्या बात समझ में आ रही है, मैं अगर हाई कोर्ट का जज हूं तो मैं लेबर कोर्ट के डिसीजंस ले सकता हूं, मैं लेबर कोर्ट में भी जज बन सकता हूं, एलिजिबिलिटी पढ़ रहे। या फिर 3 साल बीन अ डिस्ट्रिक्ट, या फिर एडिशनल, समझना हाई कोर्ट सबसे ऊपर, जगल पढ़ा होगा तुमने, हाई सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट। हाई कोर्ट में अगर मैं जज हूं तो लेबर कोर्ट में मैं आराम से बन सकती हूँ जज। लेकिन अगर मैं डिस्ट्रिक्ट जज हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज मतलब हाई कोर्ट के नीचे, कम से कम कितने साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं लेबर कोर्ट में जज बन सकती हूँ। एनी जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया, कोई भी जुडिशियल ऑफिस में मेंटेन करके बैठी हूँ, कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं लेबर कोर्ट में जज बन सकती हूँ। प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट में थी, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस, कुछ नहीं एलिजिबिलिटी बताई है, साफ इन्होंने बोला है कि अगर आपको लेबर कोर्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना है तो ये क्वालिफिकेशंस है, समझ में आए, ये एलिजिबिलिटी है। डन, चलो नीचे आ जाओ, क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके बनाएंगी, वन पर्सन इसमें क्या होगा, अपॉइंटेड बाय दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेम बातें लिखी है, क्वालिफिकेशन बता के रखा है, क्वालिफाइड क्या, वही जज, 3 साल डिस्ट्रिक्ट जज, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 2% एडवाइजरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहली बात इंडिपेंडेंट और एज 65 से कम, 65 के ऊपर क्रॉस हो गए तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। ठीक है, चलो नेशनल ट्रिब्यूनल नोटिफिकेशन के थ्रू बनाओ। ठीक है, जज इसमें साफ बोलते भैया तुम तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, तुम्हारे लिए वो 3 साल वो सारी चीजें नहीं है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट 2% एडवाइस करेंगे नेशनल ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग को, और इनकी एज भी क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और मैक्सिमम एज कितनी 65। ये जनरल स्टेटमेंट एक बार फटाफट आप भी घर पर इसे एक बार रीड करेंगे, लेकिन समझ में आ गया क्या चीज है। चलो हेडिंग क्या लिखा है, इतनी सारी अथॉरिटी बढ़ी ना, सब डिस्प्यूट में क्या करते रहेंगे, डिस्प्यूट को रेफर करते रहेंगे। अब जो ये पूरी लंबी चौड़ी है ना, कितने पॉइंट दिख रहे तुम्हें, ये ए पॉइंट दिखा रेफरेंस, दूसरा रेफरेंस डिस्प्यूट टू नेशनल ट्रिब्यूनल इन्वॉल्विंग दी इंपॉर्टेंस। पहला रेफरेंस क्या है पहले बताओ, हेडिंग हेडिंग पहले रीड करेंगे, रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट टू वेरियस अथॉरिटी, इतनी सारी अथॉरिटीज पड़ी, उन सबको केस रेफर कर रहे हैं। डन, चलो दूसरा रेफरेंस क्या बोला, जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं तो उन्हें कहाँ केस भेज रहे, नेशनल ट्रिब्यूनल में। सी एप्लीकेशन ऑफ दी, पार्टीज ने एप्लीकेशन किया भैया हमारा केस रेफर करो। टाइम लिमिट ऑफ द सबमिशन ऑफ द अवार्ड, अवार्ड मतलब वही डिसीजन देना। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ द स्ट्राइक एंड लॉकआउट, प्रोहिबिट कर रहे, रोक रहे स्ट्राइक को, लॉकआउट को। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एडजुडिकेशन, ठीक है, पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू एड द पार्टी। कुल मिलाकर शॉर्ट में समझो, अब आओ सब एक साथ कंपाइल करके दे दूंगी। किस किस का मिल गया तुम लोग को, एक ही का ही दिया ना 18 का, वो दीदी कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने कहा कि एक बार में दूंगी। क्या हम कभी इधर के चैप्टर उधर के चैप्टर पढ़े थे ना एक्सचेंज करके, एक बार में एक साथ प्रिंट करके अब दूंगी। ठीक है, तुम्हें भी आज कल में मैं तुम्हें दे दूंगी, आज तो नहीं है पॉसिबल, वैसे थोड़ा ही है, थोड़ा सा है बस, छोड़ दूंगी, कुछ है नहीं, ये रेफर अब कुछ नहीं है। हाँ नहीं कोई क्लास नहीं, बस यही फ्री हो जाओगे तुम लोग, नहीं है ज्यादा। ठीक है, चलो ये समझ, पहले बताओ हेडिंग समझ में आई, रेफर कर रहे ये क्या है, कंसिलेशन बोर्ड पढ़ा था, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पढ़ा था,
लेबर कोड पढ़ा था, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, सब क्या कह रहे हैं भैया हम केस रेफर करेंगे, कुछ ठोस बातें नहीं है, रेफरिंग की बात हो रही है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट कहाँ जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर क्या है, नेशनल ट्रिब्यूनल, इनके पास जाएंगे। फिर क्या लिखा है, और कब रेफर हो सकता है, पार्टीज, पार्टीज कौन से डिस्प्यूट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट जो भी है, पार्टीज कह रही है भैया हमारा केस रेफर करो, यहां से नहीं हो रहा है तो हो जाएगा। मेजोरिटी, ठीक है। टाइम लिमिट ऑफ सबमिशन अवार्ड, क्या लिखा है, डिसीजन विद इन द टाइम आना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 3 months। प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक लॉगआउट, गवर्नमेंट कैन स्टॉप दी स्ट्राइक लॉगआउट ड्यूरिंग दी ऑनगोइंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मेंटेन पीस, कभी भी चाहे तो सरकार क्या कर सकती है, तुम्हारी स्ट्राइक को खत्म करवा सकती है, नहीं होगी स्ट्राइक छोड़ो, आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर एडजुडिकेशन, गवर्नमेंट स्पेसिफाई दी इश्यूज कि भैया कौन से केसेस कहां जाएंगे, और पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू एड दी पार्टी, गवर्नमेंट कैन इंक्लूड सिमिलर एस्टैब्लिशमेंट डिस्प्यूट, हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, दूसरे सेम डिस्प्यूट जो चल रहे हैं मिलते जुलते, इस केस में उनको और एड ऑन कर लिया, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ केसेस है, क्या ये समझ में आए, तो ये सब रेफरिंग वाले हैं और जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये तुम देखोगे हेडिंग ही बताइए, कुछ ज्यादा नहीं, और ये सब बस रीडिंग 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 में जाएगा। यहां तक पहले बताओ समझ में आ गई चीजें, क्या लिखा है, क्या होगा बताओ। अब सारे कोर्ट वोट नहीं, आर्बिट्रेशन, अब आर्बिट्रेशन पूरा वो तुम्हारा जिगल का चैप्टर, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे, किसको अपॉइंट करते हैं, जिसमें दोनों की म्यूचुअल कंसर्न होगी, ठीक है। अब तुमने भी एक कर लिया, उसने भी एक कर लिया, तो दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर डिसाइड करेंगे, एक अंपायर अलग आएगा, समझ में आया। तो ये सारी कहानी, क्या लिखा है, स्ट्राइक और लॉकआउट, डिफरेंस बता सकते हो स्ट्राइक और लॉकआउट में क्या होता है, जरा बताओ। ठीक है, सबक सिखाना, स्ट्राइक एम्प्लॉय सबक सिखा रहा है और लॉकआउट में एम्प्लॉय। अब इन्होंने कहा भैया जनरली मना किया जाता है तुम्हें, ठीक है। अब यहां से उन्होंने जो बोल रखा है कि प्रोहिबिशन स्ट्राइक लॉकआउट, प्रोहिबिशन स्ट्राइक लॉकआउट इन दी, क्या लिखा है, जनरली बोला भैया तुम्हारा केस चल रहा है, जब तुम्हारा भी सेटलमेंट वाले केस चल रहे हैं तो आपको रोकना चाहिए। प्रोसीडिंग, लेबर कोर्ट में केस चल रहा है, अब देखो अदर अदर अथॉरिटी, इस अथॉरिटी में चल रहा है, अथॉरिटी में चल रहा है, इधर चल रहा है, आर्बिट्रेशन में चल रहा है, सेटलमेंट हो गया, तो जनरली आपको क्या करना चाहिए, स्ट्राइक रोक देनी चाहिए जब सेटलमेंट हो रहा है। अब इन्होंने क्या बोला, तुम किस टाइप के लोग हो, पब्लिक यूटिलिटी, तो भैया नो पर्सन एम्प्लॉय पब्लिक यूटिलिटी सर्विस गो स्ट्राइक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट गिविंग द एम्प्लॉयर क्या, पहले नोटिस, तुरंत आ जाओ के आपस में डिसाइड किया और आज के आज स्ट्राइक किया, ऐसा नहीं चलेगा, आपको एडवांस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कम से कम कितने दिन पहले, 14 दिन पहले, लोगों की प्लानिंग जो होती है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस दे रहे हो आप, ठीक है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ दी स्ट्राइक, आपने जो बोल रखा है वो सारी बातें माननी पड़ेंगी आपको, ड्यूरिंग दी पेंडेंसी जो भी है आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है, जब भी कॉन्सिलेशन चले उसके 7 days की बात हो रही है। कोई एम्प्लॉयर लॉकआउट, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, स्ट्राइक, और यहाँ पे क्या बोला, लॉकआउट, क्या होगा सोचो खुद से, एम्प्लॉयर बंद नहीं करेगा पब्लिक यूटिलिटी वाली चीजें, सबक सिखाने के लिए, ठीक है, सेम बात है, अगर एम्प्लॉय स्ट्राइक कर रहा है तो 14 दिन पहले नोटिस, अगर एम्प्लॉयर लॉकआउट कर रहा है तो क्या, 14 दिन का नोटिस, क्या ये बात समझ में आ रही है, दोनों की बातों में इन्होंने कहा भैया ध्यान देना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले, और फिर सारी चीजें जनरल, इलीगल स्ट्राइक और इलीगल लॉकआउट अगर आप करते हो तो ये तो वैसे ही गलत है, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, और किया तो आपको जम के लगेगी पेनल्टी, समझ में आया, क्या लिखा है, कुछ नहीं बताया, शेड्यूल का नाम बस रेफर कर दिया है, ठीक है, इन्होंने कहा न्यू चैप्टर इंसर्ट किया गया है, क्या होते हैं, ठीक है, और अगर आपने वो सब किया तो आपको क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी, और साथ में फाइन भी लग सकता है, कितने का फाइन लग रहा है, 1000। और क्या बताया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है, नहीं, अलग से एक दे रखा है, डिटेल में आपको नहीं दिया, जो प्रिस्क्राइब्ड है। अब किसकी पेनल्टी, इलीगल स्ट्राइक की पेनल्टी, किसकी पेनल्टी, इलीगल लॉकआउट, किसकी, इंस्टिगेशन मतलब एनकरेज करना, आप किसी को भड़का रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, ठीक है, तो भाई गए, भड़काने वाला गया। इलीगल स्ट्राइक के लिए, लॉकआउट के लिए बाहर से तुम्हें पैसा मिल रहा है, वो पैसा देना वाला जो इंसान है उसको पेनल्टी। ब्रीच ऑफ सेटलमेंट, यार सेटलमेंट हो गया है, अवार्ड दे दिया है, तुम लोग वो मान ही नहीं रहे हो, तुमसे ही बात करके डिसीजन दिया था ना, बात ही नहीं मान रहे हो। डिस्क्लोजिंग, क्या आपको बोला था कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोज कर दिया। क्लोजर विदाउट नोटिस, ये एम्प्लॉयर ने तुरंत शटर बंद कर दिया,
कोई नोटिस वोटिस ही नहीं दिया, पेनल्टी। और जो भी बच्चे बुचे अदर ऑफेंसेस है, और अगर कंपनी ने भी कुछ ऐसी हरकतें करी तो सबकी अलग अलग पेनल्टी है, नहीं है पॉसिबल सबकी पेनल्टी याद कर पाना। बस हमने सिचुएशंस पढ़ ली कि इन सिचुएशंस में होती है तो सेफर साइड प्रिस्क्राइब पेनल्टी लगी। लेकिन अगर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर फंसोगे, लेकिन मेहनत ज्यादा है उसमें, जो रिवॉर्ड मिलना है ना बच्चों वो बहुत कम है। तो पेनल्टी मैं हमेशा ही बोलती हूँ, अब चाहे वो कंपनी एक्ट की हो चाहे वो सिविल की है, अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आपकी पूरी सभा होती है समाप्त। क्लियर बच्चों, बोलो।